हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में भी थोड़ा बहुत व्यस्त होंगे। बच्चे, आज हम अपने एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, वर्क और एनर्जी की। जैसा कि आपको पहले पता है कि हम ऐसे कॉन्सेप्ट को फोकस करेंगे जिनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके मेंस में बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्क पढ़ेंगे कि वर्क क्या होता है, फिर एनर्जी पर जाएंगे, फिर पावर पर जाएंगे। और विश्वास मानिए, अगर आप इस 1.5 घंटे को अच्छे से सिंसियरली फॉलो करते हैं तो मेंस में आपके 80 to 90% क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। चाहे अभी हम थोड़ा सा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी लगाएंगे आफ्टर रीडिंग द कॉन्सेप्ट, तो आप खुद ही फील करेंगे कि आपसे आसानी से वो क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं वर्क की, कि वर्क क्या होता है। अच्छा, आपको पता होगा कि वर्क क्या होता है, थोड़ा बहुत सोचे। वर्क, जैसे बच्चे आपके हाथ में कोई बॉल है, आप उसको फेंकते हैं, तो आपने उस बॉल पहले रेस्ट में थी, आपने बॉल को फेंक दिया, तो आपने बॉल को क्या दिया, आपने बॉल को काइनेटिक एनर्जी दी। कैसे दी? आपने उस पर फोर्स लगा के। तो वर्क जो होता है बच्चे, जब आप किसी चीज़ को एनर्जी देते हैं बाय अप्लाइंग सम फोर्स, दैट इज कॉल्ड वर्क। बहुत ही सिंपल सी डिफिनीशन है कि वर्क इज बेसिकली मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। आप किसी चीज़ को एनर्जी देते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स, तो वो वर्क हो जाता है। ये तो खैर डेफिनीशन है, इससे हमें उतना फर्क नहीं पड़ता। उसके अलावा जो जिससे हमें फर्क पड़ता है, जैसे कि वर्क इज मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर वाया एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, सिंपल सी डेफिनेशन। यूनिट इसकी क्या होती है आपको पता होगी, जूल होती है MKS में। ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकती है, उसके अलावा न्यूटन इनटू मीटर हो सकती है। ठीक है, एक ये हो सकती है। उसके अलावा सीजर्स वगैरह में बहुत सारी यूनिट हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कभी कभी आ जाती है। ठीक है, और एक चीज़ कई बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है। वो होती है बच्चे आपकी, खैर ये जो आपका वर्क का वो होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में आ जाता है। अच्छा, वर्क कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर है या फिर स्केलर? तो सभी बच्चों को पता होगा दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये तो हुई क्वांटिटी की बात और यूनिट की बात। उसके अलावा वर्क जो होता है बच्चे, ये जो वर्क है आपका, वर्क भैया पॉजिटिव भी हो सकता है। वर्क हो सकता है पॉजिटिव, अगर आप किसी चीज को एनर्जी दे रहे हैं। अगर आप किसी चीज को एनर्जी दे रहे हैं तो वहां पर वर्क पॉजिटिव हो जाता है। आप किसी चीज से एनर्जी ले रहे हैं तो वहां पर वर्क नेगेटिव हो जाता है। और जहां पर आप ना तो एनर्जी देते हैं ना तो एनर्जी लेते हैं, तो वहां पर वर्क डन हो जाता है 0। ठीक है, तो वर्क हमेशा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप उस किसी सिस्टम को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं या फिर उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्सट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव, और अगर हम सप्लाई कर रहे हैं एनर्जी को तो पॉजिटिव। और नाइदर सप्लाई नॉर एक्सट्रैक्ट, तो आपका वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। ये तो वर्क के बारे में थोड़ी सी बेसिक डिफिनेशन हमने पढ़ी। अब आपको पता होगा फार्मूला, थोड़ा बहुत तो याद होगा, थोड़ा सा याद करने का प्रयास करें। मैं बता रहा हूं वर्क डन का फार्मूला क्या होता है। वर्क डन का जो फार्मूला होता है बच्चे, दैट इज F.ds। इसमें बच्चे अक्सर इस ds को याद कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। बच्चे ये केवल डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, अगर आप केवल इसको याद रखेंगे तो फार्मूला आपसे आप जो अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में तो हो सकता है गलती हो जाए। आपको क्या याद रखना है कि वर्क डन F.ds होता है, F.ds। उसके अलावा फोर्स क्या होता है, फोर्स वो वाला होता है जिसके कारण हम वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर बोले वर्क डन बाई ग्रेविटी, तो आप फोर्स केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लेंगे, ना कि नॉर्मल फोर्स वगैरह। तो वर्क डन बाई जो फोर्स होता है, फोर्स आप कौन सा ले लेंगे, फोर्स फॉर विच वर्क इज बीइंग कैलकुलेटेड, वही फोर्स लेंगे जिसके कारण आप वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। और ds होता है डिस्प्लेसमेंट, किसका, जिस पॉइंट पर आप किसी बॉडी में कोई बॉडी को आप वर्क कर रहे हो तो किसी एक पॉइंट पर ही तो फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, तो उस पॉइंट पर जिस पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसके डिस्प्लेसमेंट को ही हम लेते हैं। ठीक है, तो ds इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये थोड़ी सी बहुत ही सूक्ष्म जानकारी है। ठीक है, तो अब आइए आगे चलते हैं। अब मान लो इसी में फोर्स को कांस्टेंट मैं कर दूं, फोर्स अगर बाय चांस मैंने कांस्टेंट कर दिया तो क्या कर सकता हूं। हमें पता है वर्क डन का फार्मूला होता है F.ds। अगर फोर्स को कांस्टेंट कर दें तो dw क्या हो जाएगा, फोर्स जो कांस्टेंट होता है उसको आप इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं। मैंने उसको बाहर ले लिया, अंदर बचा ds। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा s। ठीक है, तो अगर फोर्स कांस्टेंट हो तभी हम ये चीज लिख सकते हैं, अदरवाइज F.ds का इंटीग्रल ही लिखेंगे। फोर्स अगर वेरिएबल है तो यही यूज करेंगे, अगर कांस्टेंट है तो ये यूज हम कर सकते हैं। तो ये वर्क डन हो गया। F.ds बच्चे डॉट प्रोडक्ट है, सबको पता होगा, मॉड ऑफ F मॉड ऑफ S इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है, अगर
आपको याद हो कि कॉस थीटा का ग्राफ याद है ना, ये कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये 0, ये π/2, ये पाई। कॉस थीटा की वैल्यू बच्चे 0 से π/2 के बीच पॉजिटिव होती है। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 से π/2 है तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन आपका पॉजिटिव हो जाएगा। कब पॉजिटिव होगा, जब थीटा की वैल्यू कहाँ है बच्चे, जब थीटा की वैल्यू लाई कर रही है 0 से π/2, π/2 पे तो 0 हो जाएगी, ऑब्वियस है, ठीक है। जब थीटा की वैल्यू π/2 से 0 के बीच लाई कर रही है तो वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा। अभी जैसे ही हम π/2 से आगे बढ़ते हैं, π/2 से आगे बढ़ते हैं, देखिए cos थीटा निगेटिव वैल्यू देने लगा। π/2 से आप आगे बढ़ोगे, इस पॉइंट पर आओगे, यहाँ पर cos थीटा का ग्राफ देखें निगेटिव एक्सेस में चला गया है, यानी cos थीटा निगेटिव वैल्यू देने लगता है जैसे ही थीटा की वैल्यू π/2 से बड़ी हो जाती है। तो वर्क डन निगेटिव हो जाएगा अगर क्या, थीटा की वैल्यू हमारी π/2 से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और π/2 पे क्या होगा, वर्क डन 0 हो जाता है बच्चे अगर थीटा की वैल्यू π/2 है। तो देखें, अगर यहां पर मैं थीटा की वैल्यू π/2 रख दूं, थीटा क्या है, थीटा इज बेसिकली एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर थीटा की वैल्यू आप π/2 पुट करेंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर थीटा की वैल्यू π/2 से छोटी है तो वर्क डन पॉजिटिव, π/2 से बड़ी है तो वर्क डन निगेटिव। ये बहुत ही छोटी सी चीज है, ये आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। तो ये बच्चे वर्क डन की डिफिनीशन हो गई। इसके अलावा एक चीज और ध्यान से देखें, जैसे इसको हम क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले एक छोटी सी चीज सीख लें। जैसे मान लीजिए एफ है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो अगर मैं एस का कंपोनेंट लूँ अलोंग द फोर्स तो क्या हो जाएगा, एस कॉस थीटा हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, एस का कंपोनेंट अलोंग द एफ तो एस कॉस थीटा ही होगा। तो वर्क डन जो हमारे पास आ रहा है बच्चे, एफ एस कॉस थीटा ही तो आ रहा है, एफ एस कॉस थीटा आ रहा है, ठीक है, यही आ रहा है। तो ये जो एस कॉस थीटा है ये क्या है, आप मुझे बताएं, एस कॉस थीटा क्या है। एस कॉस थीटा है डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ध्यान से देखें, ये डिस्प्लेसमेंट नेट है, ये नेट फोर्स है। तो एस कॉस थीटा है बेसिकली कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। तो वर्क डन जो होता है क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। तो दिस इज बेसिकली कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। तो यार ये फार्मूला अगर आप याद रखते हो ना, बहुत इजी सा फार्मूला है। आपको कहीं भी वर्क डन कहीं भी मिले, वर्क डन कुछ भी मिले, आप फोर्स देखो और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देख लो। क्या, फोर्स देखो और फोर्स की डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट देख लो, डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे आपको कहीं भी वर्क डन के लिए ये फार्मूला, अगर आपको याद तो ऐसे रहना ही चाहिए, लेकिन अगर आपको मान लो इजी वे में करना है, थीटा वगैरह कुछ नहीं देखना है कि एंगल क्या है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, इन सब चीज़ों से बचना है, तो आपको बस देख लेना है फोर्स कैसा है और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है। आपको सिंपली क्या मिल जाएगा, आपको सिंपली मिल जाएगा बच्चे क्या, आपको वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है। देखो एक सिंपल सा मैं चलो थोड़ी देर बात करेंगे वो वाला क्वेश्चन। उसके पहले अगर आप देखो ये क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें अगर आप ध्यान से देखो, फाइंड द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इन इनिशियल 2 मीटर। इसमें आपको जितने भी फोर्सेस हैं उनका वर्क डन निकालना है इन इनिशियल 2 मीटर। आप थोड़ा सा एनालिसिस करें इस क्वेश्चन का। इस पे एक फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का, तो ये 100 cos 30, सॉरी cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चे, cos 30 की वैल्यू हो जाती है √3/2। इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, सॉरी एक फोर्स लग रहा है। ये इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में f cos 30 और इस डायरेक्शन में f sin 30, यानी 1/2 sin 30 की वैल्यू। देखो किसी को तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि डायरेक्ट कैसे लिख दिया, f cos 30 f sin 30, ये 50 हो जाएगा एंड दिस विल बी 50√3, ठीक है, ये लगा। अब आप मुझे बताएं इसका खुद का वेट कितना है। इसका खुद का वेट 100 न्यूटन है। यहाँ से चूंकि ये कॉन्टैक्ट में है तो एक नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आप इसका FBD बनाओगे ना भैया, अगर आप इसका FBD बनाते हो ना तो आपको एक तो 100 दिखा, इस पर फोर्स नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, और यहाँ से भी एक फोर्स लग रहा है, कौन सा, कितने का, 50। तो आप मुझे बताओ 100 नीचे लगा, ऊपर 50 लग रहा है, तो क्या ऊपर जा सकते हैं, नहीं जा सकते, यानी कॉन्टैक्ट में ही रहेगा। तो आप लिख सकते हो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट है नहीं, यानी इक्विलिब्रियम में होगा, तो दो फोर्स ऊपर लगे n और 50 और 100 नीचे लग रहा है,
तो नेट नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50। नॉर्मल फोर्स कितना आ गया भैया, 50 आ गया। इस डायरेक्शन में लग रहा है 50√3, कितना लग रहा है 50√3 लग रहा है। जब ये इस डायरेक्शन में फोर्स जो लग रहा है बच्चे 50√3, वो चाहेगा ये इसको मोशन कराए, ये जो 50√3 लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसको स्लाइड कराना चाहेगा, लेकिन दिस सरफेस इज नॉट स्मूथ, ये सरफेस स्मूथ नहीं है, तो ये रोकने का प्रयास करेगी, तो यहां पर एक फ्रिक्शन लग जाएगा, यहां पर फ्रिक्शन लग जाएगा। और जब तक ये फोर्स इस फ्रिक्शन से बड़ा नहीं हो जाता, इसके मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से बड़ा नहीं हो जाता, तब तक ये स्लाइड नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी ब्लॉक ऐसे रखा हो वो कब तक स्लाइड नहीं कर सकता, जब तक जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन से बड़ा ना हो जाए। तो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, हमेशा होती है म्यू इंटू एन होती है। म्यू की वैल्यू 0.5 है, नॉर्मल की वैल्यू 50 है, ये हो गया 25। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्सेस बेसिकली आपका है कितना 25। फोर्स लगा रहे हैं हम 50√3, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 25, जो कि फोर्स से बहुत ही कम है, तो ऑब्वियस है ये एक्सेलरेट कर जाएगा इस डायरेक्शन में। और वही आपसे पूछ रहा है जब ये 2 मीटर चल जाता है, तो चूंकि एक्सेलरेट करना शुरू करेगा और मूव करेगा, और बोल रहा है जब 2 मीटर चल जाता है तब तक सारे फोर्सेस का वर्क डन आपको बताना है। तो हमें एक चीज तो पता चल गई कि ये इस डायरेक्शन मूव करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 2 मीटर, किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल को आप आई कैप भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक तो ये वाला लग रहा है 100 न्यूटन, ठीक है, कितना लग रहा है 100 न्यूटन। तो आप अगर वर्क डन बाई फोर्स देखेंगे, वर्क डन बाई जो फोर्स लग रहा है, आप क्या लिखेंगे, कांस्टेंट फोर्स है, F डॉट ds होता है, तो Fs cos थीटा हो जाएगा, Fs cos थीटा। फोर्स कितना लग रहा है बच्चे, फोर्स है 100 न्यूटन, 100 लिखा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो हमने लिखा है ना, ये इसी से लिखा है कि फोर्स ऐसे लगा, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल, फोर्स ऐसे, तो ये 30 हो गया, 30 डिग्री एंगल। तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 2 मीटर, और cos थीटा की वैल्यू कितनी है, cos 30 यानी √3/2, 100√3। एक तो इससे आ गया वर्क डन, ठीक है, एक तो यहाँ से फॉर्मूले से आ गया। और अगर एक चीज मैं बताऊं, ये फोर्स लगा, ठीक है, ये फोर्स लगा, तो इससे आप कर सकते थे कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट देख लेते, ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं ना Fs cos थीटा, Fs cos थीटा को आप ये भी लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट लिख लिया और F cos थीटा कर दिया। तो बेसिकली आप डिस्प्लेसमेंट देख लें और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट देख लें। फोर्स ये है, फोर्स का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 50√3, और इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2 मीटर, तो 2 गुणे 50√3 करते तो वहां से भी 100√3 आ जाता। तो ये 2-3 तरीके हैं बच्चे, आप किसी एक को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो वाला ज्यादा सही है कि आप फोर्स देखें, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देख लें। फोर्स ये है, फोर्स ये लग रहा है, इसकी डायरेक्शन में चूंकि ये टोटल इसका डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर इस डायरेक्शन में है, देखें फोर्स 100 न्यूटन लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 मीटर होगा, ये एंगल 30 डिग्री है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट देखेंगे फोर्स की डायरेक्शन में तो 2 cos 30 हो जाएगा। तो बस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, cos 30 √3/2, यहाँ से 100√3 डायरेक्ट वही चीज़ आ जाती। तो बहुत सारे तरीके हैं, कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। ये तो हो गया वर्क डन बाई फोर्स। नॉर्मल का वर्क डन देखते हैं, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो अगर नॉर्मल वर्क डन बाई नॉर्मल देखेंगे बच्चे, तो नॉर्मल है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो अगर वर्क डन बाई नॉर्मल आप लिखोगे तो n इंटू एस इंटू कॉस 90, यही तो लिखते हैं ना, फोर्स डिस्प्लेसमेंट इंटू एंगल बिटवीन देम। तो एंगल दोनों के बीच कितना है 90 डिग्री है, cos 90 0 होता है, तो वर्क डन बाई नॉर्मल 0 हो गया, बहुत ही सिंपल। तो ये चीज तो आप याद रख लो कि कभी भी अगर 90 डिग्री का एंगल दिख जाए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट 0 बोल सकते हैं। mg ऐसे लग रहा है, mg ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, अगेन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी भी बच्चे 0 हो जाएगी। कितनी 0। फ्रिक्शन लग रहा है ऐसे, फ्रिक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में, और कितना लग रहा है 25, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो साफ साफ हमें दिखा कि फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन लेफ्ट डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना 180 डिग्री। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन बच्चे हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितना है डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, इंटू एंगल बिटवीन देम। तो
दोनों के बीच का एंगल कितना है, साफ साफ दिख रहा है 180, तो कॉस पाई होता है -1, तो ये हो जाएगा -50 जूल। तो सारे जितने भी फोर्सेस उस पर लग रहे थे सबका वर्डन हमने बारी बारी कर से देखा। इसको आप नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नोट डाउन। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। देखो यार हम कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारे पास बच्चे टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो जो टाइम है आपके पास उसको अच्छे से यूटिलाइज कर दें, 1-2 महीने बचे हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा मस्ती वगैरह घर पर ना करें, सारा का सारा टाइम पढ़ाई में इन्वेस्ट करें, तभी कुछ अच्छा आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखो यार जब मेहनत करोगे तभी तो अच्छा रिजल्ट आएगा ना। तो 1-2 महीने जितनी भी प्लेजर है अपना जो मोमेंट्री उनको थोड़ा त्याग करें और सारा का सारा जो समय है आपका उसको पढ़ाई में अच्छे से इन्वेस्ट करें, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, दिया है फाइंड वर्क डन बाई ग्रेविटी ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो इसका मोशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, एक पिलर था या फिर बिल्डिंग बोल दें, यहाँ से बच्चे हमने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया विथ वेलोसिटी u, ये यहाँ से आके 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 यहाँ कहीं पर गिर जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसका मोशन बेसिकली हुआ, यहाँ से यहाँ तक इसका मोशन हुआ। अब वर्क डन बाई ग्रेविटी हमें निकालना है, तो हम क्या देखते हैं, हमें जो वर्क डन बाई ग्रेविटी आपको नॉर्मली याद रहता है, वो याद रहता है कि सर वर्क होता है F.S, फोर्स कांस्टेंट है क्योंकि हमेशा mg ही लगेगा, तो और तो कुछ लग नहीं सकता वर्क डन बाई ग्रेविटी, वो तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट फोर्स के लिए डायरेक्ट हम F.ds लिख सकते हैं, यही आपको याद रहता है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ आया तो आप जाओगे भैया चलो डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, फोर्स हमें पता है, एंगल देख के अपना आंसर डायरेक्ट लिख देंगे, यही आप सोचते हो, ठीक है, यही आप सोचते हो जनरली। ये डिस्प्लेसमेंट हो गई सर, फोर्स इस पे जो लगेगा हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड लगेगा mg। हमें पता है कि ये जो फार्मूला होता है दैट इज मॉड ऑफ s इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे यही डिस्प्लेसमेंट है इसकी, यहाँ से यहाँ आया तो डिस्प्लेसमेंट तो बच्चे ये क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये कोई भी पाथ फॉलो करे उससे क्या ही मतलब है, फाइनल तो यहाँ आया ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया। अब ये हमें पता है कि अगर ये एंगल थीटा हम मान लें, क्योंकि यही होगा डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है आपका और ये फोर्स है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा होता है, तो थीटा हमने मान लिया। अब आप बताओ फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है mg, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, हमें डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट नहीं बताया, हमें केवल इस टावर की हाइट बताया हुआ है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो कॉस थीटा, इस थीटा के लिए दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, तो कॉस थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा ये है, बेस विल बी दिस h, हाइपोटेनस हो जाएगा ये s। तो s की वैल्यू जो है बच्चे वो आप क्या लिख सकते हैं, h बाई कॉस थीटा यहाँ से लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ से देखें h हो जाएगा आपका s कॉस थीटा। तो ये जो s कॉस थीटा है ना, इसको h लिख सकते हैं। तो देखें वर्क डन बाई ग्रेविटी यहाँ से आ गया। ये तो फॉर्मूले से इतना बड़ा करना पड़ा। जो मैंने एक चीज बताया था आपको कि वर्क डन आप क्या लिखते हैं, वर्क डन जो होता है बच्चे आपको सिंपली ये फार्मूला याद रखना है। फोर्स देखें, आप सबसे पहले कोई भी वर्क डन निकालना हो फोर्स देख लें और डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स देख लें, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये फार्मूला भी थोड़ी देर पहले मैंने डिराइव भी करा दिया था, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब क्या करना है, यहां से यहां तक आया, यहां से यहां तक आया, फोर्स लग रहा है हमारे mg, हमको पता है, हमने mg लिख लिया। डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। जब ये यहां से यहां आया तो इसने वर्टिकल डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया, यहां से यहां तक आ रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो बच्चे यही h ही ट्रेवल कर रहा है ना। तो हम क्या देखते हैं, फोर्स, और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स mg लग रहा है वर्टिकल डाउनवर्ड, और जब ये यहाँ से यहाँ तक आया तो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट h है, तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स mgh, सेम आंसर आ गया, ठीक है। तो ये फार्मूला बच्चे बहुत इजी है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने का ट्राई करें, एग्जाम में आपका टाइम सेव होगा। इसको नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्यारे बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस अगेन आपको कैलकुलेट करना है इन इनिशियल 2 सेकेंड। अभी तक एक क्वेश्चन हमने किया था, इनिशियल 2 मीटर दिया था, यहाँ पर आपको इनिशियल 2 सेकेंड में सारे के सारे फोर्सेस का वर्क डन कैलकुलेट करना है। यहाँ पर एक हम प्यारी सी चीज़ और सीखेंगे कि जो टेंशन होता है, जो टेंशन होता है, इसका वर्क डन कहीं कहीं पर आप किस तरीके से देख सकते हैं, डायरेक्टली आप बता सकते हैं, ठीक है, किसी सिस्टम पर, वो हम देखेंगे। पहले तो हम सॉल्व कर लें, फिर कंक्लूजन देख लेंगे। देखो यहाँ पर अगर फोर्स ऐसा लग रहा है, ठीक है,
तो चूंकि ये स्ट्रिंग है तो इसको हम एक पूरा सिस्टम मान लिया, हमने एक इसको पूरा सिस्टम मान लिया। तो सिस्टम अगर माने तो ये पूरा एक सिस्टम हो गया और इस पे बाहर की तरफ से जो नेट फोर्स लग रहा है दैट इज, अब अगर ये पूरा सिस्टम हो गया तो टेंशन उसका इंटरनल फोर्स हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा सिस्टम मान लिया तो ये इंटरनल फोर्स हो गया। और देखिए एक्सटर्नल इंटरनल बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, दिखती रहती हैं कि अगर ये सिस्टम माना तो ये तो इंटरनल हो गया ना, एक्सटर्नल फोर्स ये है, तो जो एक्सेलरेशन होगा, जो नेट फोर्स एक्सटर्नल लग रहा है वो डिवाइडेड बाई टोटल मास। पूरे मास का पूरे सिस्टम में कितना मास है, 3 + 2 5, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन, ठीक है। इनिशियली ये रेस्ट में थे, इनिशियली ये t = 0 पर ये पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट में था, ऐसा उन्होंने दिया था, ठीक है। t = 0 यानी इनिशियली वो रेस्ट में थे पूरे के पूरे सिस्टम, तो इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 मान ली। तो इनिशियल 2 सेकेंड में हमें पूछा है कि वर्क डन कितना होगा सारे फोर्सेस के कारण। तो वर्क डन का जो सबसे सिंपल फार्मूला है वो F.S आपको पता है, फोर्स तो आपको दिख रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं पता। इन्होंने टाइम दिया है, तो टाइम दिया है तो टाइम की मदद से हम डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिना डिस्प्लेसमेंट के वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो इसलिए हमने ट्राई किया, हमने एक्सेलरेशन देखा, अब हमें चूंकि टाइम दिया है तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए वर्क के लिए डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का जो फार्मूला हमें पता है वो पता है कि ut + ½ at² होता है। हमें एक्सेलरेशन पता था, चूंकि टाइम पता था, इसलिए हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, हाफ इनिशियल 2 सेकेंड, एक्सेलरेशन है 2 और टाइम इनिशियल 2 सेकेंड में हमने डिस्प्लेसमेंट भी देख लिया t की वैल्यू 2 रखकर। तो ये 2 कटा और s आ गया 4। तो देखो इसको 5 = 4 मत समझ लेना, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। मैं 5 ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, ये s ऐसे बनाता हूँ, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, कितना आया, डिस्प्लेसमेंट इज 4 मीटर, यानी इनिशियल 2 सेकेंड में पूरा का पूरा सिस्टम 4 मीटर जाएगा। तो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस देखना है, तो वर्क डन बाई फोर्स देखें, फोर्स इतना है, क्या मैंने फार्मूला बताया, फोर्स देख लें, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देख लें। फोर्स देखा हमने 10 न्यूटन और हॉरिजॉन्टल, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देख लिया। हॉरिजॉन्टल, ये जो डिस्प्लेसमेंट आया है, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है, डिस्प्लेसमेंट भी तो हॉरिजॉन्टल ही होगा ना। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट आया है, 4 आया है, तो 10 × 4 कर दिया, 40 जूल आ गया। तो वर्क डन बाई फोर्स तो 40 जूल आ गया। अब और कौन सा फोर्स है, mg लग रहा है, mg हमें साफ साफ दिख रहा है, mg इस पे ऐसे लगेगा, इस पे ऐसे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल में, फोर्स लग रहा है mg वर्टिकल में, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी तो वैसे ही 0 हो गया। क्यों 0 होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ठीक है। तो जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 और वर्क डन 0। नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, अगेन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, तो वर्क डन बाई नॉर्मल भी टोटल 0 होना है। वर्क डन बाई टेंशन की अब आइए बात करते हैं, इनके बीच एक टेंशन भी तो आएगा ना। तो अगर हम 3 kg की बात करें, 3 kg ब्लॉक पर FBD बनाएं, तो 3 kg ब्लॉक पर ये टेंशन T ऐसे लग रहा है, ठीक है। चूंकि हमें वर्क डन बाई टेंशन भी कैलकुलेट करना है, ऑल फोर्सेस बोला है ना, तो जो जो फोर्स दिखे सबका वर्क डन बताना है। तो हमें टेंशन का वर्क डन बताना है, तो टेंशन हमें जानना पड़ेगा टेंशन कितना होता है, तो उसके लिए हमने FBD बनाया इसका। ये जो 3 kg ब्लॉक है इसी सिस्टम का हिस्सा है, सिस्टम ए से जा रहा है तो ब्लॉक भी ए से एक्सेलरेट करेगा, तो एक्सेलरेट ये किया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस ब्लॉक पर नेट फोर्स केवल T है, तो T विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इतना है, एक्सेलरेशन कितना था, 2 था, तो यानी जो आपका टेंशन है दैट इज 6 न्यूटन। टेंशन कितना है, 6 न्यूटन है। तो वर्क डन बाई जो टेंशन होगा ऑन 3 kg ब्लॉक वो कितना हो जाएगा, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। टेंशन लग रहा है 6 और टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 2 सेकंड में, 4 मीटर, जो कि हमने कैलकुलेट किया है। तो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पूरा सिस्टम ही 4 मीटर जब जा रहा है तो उसका एक पार्ट भी तो 4 ही मीटर जाएगा ना। तो इस ब्लॉक का जो 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है वो 4 मीटर होगा। तो वर्क डन बाई टेंशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स ऐसे लग रहा है और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो 6 × 4 कितना हो जाएगा, 24 जूल, ठीक है। अब वर्क डन बाई टेंशन आपने इस पे तो कैलकुलेट कर लिया, इस पे भी कैलकुलेट करें 2 kg ब्लॉक पर। तो 2 kg ब्लॉक पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे
तो देखें जगह नहीं बची है मेरे पास। इस पर भैया टेंशन ऐसे लग रहा है, कैसे, लेफ्ट डायरेक्शन में, इस पर टेंशन ऐसे लगा, लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो लेफ्ट डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, सॉरी इसका डिस्प्लेसमेंट है राइट डायरेक्शन में, फोर्स लग रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में। तो वर्क डन बाई टेंशन जो होगा 2 kg ब्लॉक पर, वो क्या होगा, 2 kg ब्लॉक पर जो टेंशन लग रहा है वो लग रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में। किसमें, लेफ्ट में। डिस्प्लेसमेंट है राइट डायरेक्शन में। तो बच्चे यहाँ पर आपको साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। जैसे ये है, या तो ऐसे देख लें या तो फार्मूले से देख लें। हमने देखा फोर्स, टेंशन कितना लग रहा है, टेंशन लग रहा है आपका 6 न्यूटन, वही सेम टेंशन जो इस पर लगेगा वही तो इस पर लगेगा ना, स्ट्रिंग में तो टेंशन चेंज होगा नहीं, तो 6 टेंशन लगा। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 4 मीटर का, दोनों के बीच का एंगल कितना है, ऑब्वियस है टेंशन अगर ऐसे लग रहा है डिस्प्लेसमेंट ऐसे है तो दोनों के बीच का एंगल तो पाई है ना, तो कॉस पाई यूज कर लें, कॉस पाई हो गया -24। देखो यार सिंपल सा है, बहुत ही मतलब इसमें दिमाग नहीं लगाना है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर पैरेलल हो, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो जो वर्क डन आएगा थीटा 0 हो जाएगा, ठीक है, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो कॉस पाई एंगल होगा, तो कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, इसलिए वर्क डन नेगेटिव हो जाता है। तो चाहे आप फार्मूले को वहां पर अप्लाई कर लें या फिर याद भी रख सकते हैं कि पैरेलल हो दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन पॉजिटिव आ जाता है। एंटी पैरेलल हो इस तरीके से जैसा कि इस केस में है तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, क्योंकि कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। तो वर्क डन बाई टेंशन ऑन दिस इज 24, वर्क डन बाई टेंशन ऑन 2 kg ब्लॉक इज -24। तो अगर मैं लिखना चाहूं वर्क डन बाई टेंशन ऑन द सिस्टम, वो क्या होगा, वर्क डन बाई टेंशन ऑन सिस्टम मतलब पूरे सिस्टम पर, तो टेंशन केवल इस पर और इस पर वर्क कर रहा है, तो टोटल टेंशन जो सिस्टम पर होगा दैट विल बी वर्क डन बाई टेंशन ऑन 3 kg ब्लॉक प्लस वर्क डन बाई टेंशन ऑन 2 kg ब्लॉक। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ, 40 जूल यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ उसको, आई होप आपको मेथड तो याद ही है। तो वर्क डन बाई टेंशन जो पूरे सिस्टम पर आया भैया, ये 24 इस पर हुआ था इस वाले ब्लॉक पर, और -24 हुआ इस वाले ब्लॉक पर, दोनों हमने ये निकाला है, तो ये टोटल कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये बहुत ही प्यारा सा कंक्लूजन है। अगर टेंशन एज अ इंटरनल फोर्स काम कर रहा हो तो वर्क डन बाई टेंशन, या फिर नॉर्मल का भी ऐसे आता है, ठीक है, वो 0 हो जाता है। तो मैं एक चीज लिख दे रहा हूं, आप इसको याद रखिएगा हमेशा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, वर्क डन बाई टेंशन मैंने प्रूव भी करके दिखा दिया है, ठीक है, डायरेक्ट याद तो करा नहीं रहा हूं, और डन बाई टेंशन एंड नॉर्मल ऑन अ सिस्टम इज ऑलवेज 0। ठीक है, ऑलवेज 0 provided that these forces are acting as a internal force, these forces are acting as internal force ऑन सिस्टम। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, वो हमेशा याद कर लेंगे कि वर्क डन बाई टेंशन नॉर्मल हमेशा 0 होता है, हमेशा 0 होता है, लेकिन सिस्टम पर 0 होता है, ना कि बॉडी पर। टेंशन ने इस पे वर्क डन किया पॉजिटिव, इस पे किया नेगेटिव, तो इंडिविजुअल बॉडी पर टेंशन भी वर्क करता है, नॉर्मल भी वर्क करता है। लेकिन अगर पूरे सिस्टम की बात करें तो अगर टेंशन और या फिर नॉर्मल फोर्स वो इंटरनल फोर्स की तरह हो जाएगा तो पूरे सिस्टम पर उनका वर्क डन 0 होता है, क्योंकि जितना इस बॉडी पर करेगा उतना ही इस पर करेगा विथ अपोजिट साइन, तो नेट फोर्स हमेशा नेट वर्क डन हमेशा उनका 0 आ जाता है। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि वर्क डन बाई टेंशन या फिर नॉर्मल किसी सिस्टम पर 0 होते हैं अगर वो इंटरनल फोर्स की तरह वर्क कर रहे हैं। तो बच्चे इतनी चीज़ें आप पहले नोट कर लें, थोड़ा सा दिमाग में भर लें, फिर हम नेक्स्ट चीज लेते हैं। पहले नोट करें इसको, ठीक है। तो ये बच्चे बेसिक सा कंक्लूजन है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसी पर बेस्ड चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है, या आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। सेम कैसे करना है, और यहाँ पर आप वर्क डन बाई नॉर्मल ऑन द सिस्टम आपको भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। वर्क डन बाई नॉर्मल ऑन सिस्टम देखो, कैलकुलेट करके देखना 0 ही आएगा, जो कि मैंने बताया भी, ठीक है। अगर 0 नहीं आ रहा है आपका तो आपने कहीं ना कहीं गलती की है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए
होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है, आपस में डिस्कस करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। आप नॉर्मल का वर्डन पूरे सिस्टम पर कैलकुलेट करके देखिएगा, इंडिविजुअल बॉडी पर भी देखिएगा इन इनिशियल 2 सेकेंड। ये प्यारा सा क्वेश्चन है, उसी चीज को यूज करना है, इसको आप करने का ट्राई करें, मतलब वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लें। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, 1 सेकंड का नहीं 10 सेकंड का क्वेश्चन है। देखें, वर्डन बाय नॉर्मल आपसे पूछा गया है ऑन M2, 2 ब्लॉक हैं, एक वेज है, एक ब्लॉक है। देखें, इन दोनों के बीच एक नॉर्मल फोर्स होगा। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल होगा ही, ठीक है। तो आप अगर इसका FBD बनाएंगे M1 का, M1 मुझे ऐसे दिखा, ठीक है, ऑब्वियस है ये नीचे आएगा, क्या होगा रियलिटी में क्या होगा, अगर आप कोई चीज़ ये सरफेस अगर स्मूथ है, अगर ये सरफेस स्मूथ है तो आपको फील भी हो रहा होगा कि अगर आप कोई चीज़ पे ऐसे रखते हो तो ये वाला जो है इस पर नॉर्मल ऐसे लग गया, नॉर्मल इस पर ऐसे लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके पास एक कंपोनेंट आ गया। अगर ये समथिंग एंगल थीटा है तो समथिंग n cos थीटा लग गया, और ये सरफेस स्मूथ है। अगर मैं M1 अकेले का FBD बनाऊँ, M1 अकेले का FBD बनाऊँ तो मुझे एक चीज़ साफ साफ दिखी कि इस पर नॉर्मल फोर्स यहाँ पर लगेगा, उसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, तो ऑब्वियस है इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि कोई और फोर्स तो दिख नहीं रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल नॉर्मल फोर्स लग रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस है ये वेज जो है वो इस डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, डिस्प्लेस कर जाएगा। तो मुझे दिखा है M1 के लिए कि नॉर्मल ऐसे लगा सर, और D डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो गया, ये जो थीटा है साफ साफ दिख रहा है, दिस इज एक्यूट एंगल। तो वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन किस पर, M1, क्या होगा बताओ, थीटा ऑब्ट्यूस है या एक्यूट है। मैंने बताया था ना, अगर थीटा 0 से π/2 के बीच में लाई करे तो वो एक्यूट एंगल होगा और उसके लिए वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन M1, ये M1 ब्रैकेट में लिखा हो ना, इसका मतलब वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन M1 विल बी पॉजिटिव, ठीक है, सिंपल सा पॉजिटिव। आपसे पूछा गया है वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन M2, इस ब्लॉक M2 पर पॉजिटिव होगा, 0 होगा, निगेटिव होगा, या फिर हम कह नहीं सकते। तो अभी जो हमने थोड़ी देर पहले हिंट दे रहा हूं आपको, जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी बताई थी उसका थोड़ा सा यूज करने का प्रयास करें। हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज 0, अगर वो इंटरनल फोर्स की तरह काम कर रहा है। तो यहां पर हमने देखा अगर हम इसको पूरा एक सिस्टम मान लें, अगर इसको पूरा सिस्टम मान लें तो ये नॉर्मल फोर्स तो इंटरनल फोर्स की तरह हो जाएगा सिस्टम पर, तो उसका वर्क डन 0 होना चाहिए हमेशा, कर लिया। वर्क डन बाय सिस्टम मतलब सिस्टम में 2 ही तो चीजें हैं, एक ये, यानी वर्क डन बाय सिस्टम मतलब वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन M1 प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन M2। सिस्टम का मतलब क्या कि 2 ही ब्लॉक है, एक वेज एक ब्लॉक है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन M1 प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन M2 विल बी और 0। सिस्टम का मतलब क्या, सिस्टम में 2 चीजें हैं तो दोनों पर नॉर्मल का वर्क डन देख लिया। इसका हमने देख लिया था कि नॉर्मल ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेस ऐसे करेगा, दोनों के बीच एक्यूट एंगल है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन M1 इज पॉजिटिव। तो वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन M2 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन M1। वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन M1 इज पॉजिटिव, और तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव इंटू पॉजिटिव विल बी निगेटिव। यानी एक चीज हमें पता चल गया कि वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन M2 विल बी नेगेटिव। तो यार देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, अदरवाइज बहुत ही टफ हो जाता अगर आपको ये चीज़ नहीं पता रहती। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं एग्जाम में, ये चीज़ अगर नहीं पता रहती कि वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन सिस्टम 0 होता है तो ये चीज़ आप नहीं कर पाते, बहुत ही मतलब मुश्किल होता करना। तो ये चीज़ नोट कर लें, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो ये थोड़ी थोड़ी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। अभी क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा ना तो आपको बहुत ही लल्लू लगेगा, ठीक है, नोट करें फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक है। तो देखो वेरिएबल फोर्स आपको जैसे अगर नाम से पता चल रहा होगा कि उसके जो x कंपोनेंट हो या फिर y या फिर z कंपोनेंट हो वो वेरी करते रहते हैं विथ x y z के साथ। यानी अगर वही फोर्स यहाँ पर कुछ लग रहा है तो जब पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो वही फोर्स कुछ और हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स को अगर रिप्रेजेंट करते हैं हम बच्चे तो नॉर्मल फॉर्म में fx y आई डायरेक्शन में मतलब x डायरेक्शन में जो हुआ वो fx, y में fy एंड fz इस तरीके से। और जो डिस्प्लेसमेंट होता था हमारा
हम तो ds बोल देते थे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो यार तीनों डायरेक्शन में होता है ना, ऐसा तो होता नहीं डिस्प्लेसमेंट केवल x में हो सकता है, y या z में। तो इसलिए हम नॉर्मल कॉमन चीज के लिए हम x में भी मान लेते हैं, y में भी, z में भी। ये जनरल फॉर्मूला है कि फोर्स भी तीनों डायरेक्शन में पॉसिबल है, डिस्प्लेसमेंट भी तीनों डायरेक्शन में पॉसिबल है। तो वर्क डन बाई फोर्स हमने क्या पढ़ा था इनिशियल फॉर्मूला, F डॉट ds। तो हमने लिखा F डॉट ds इज वर्क डन, F की वैल्यू रखी हमने, डॉट ds किया। तो आपको पता हो वेक्टर प्रोडक्ट, आपने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा होगा कि जो i के साथ होता है वो i के साथ मल्टीप्लाई, j का j के साथ और k का k के साथ। तो fx डॉट dx हो जाएगा, fy डॉट dy हो जाएगा, fz डॉट dz हो जाएगा। अब किसी को यार अगर डॉट प्रोडक्ट नहीं पता है तो एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं डॉट प्रोडक्ट तो नहीं सिखाने जा रहा, ठीक है। बता दिया कि i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ करते हैं। तो ये आया आपका नॉर्मल फार्मूला fx डॉट dx, ये हुआ, ठीक है। तो कहीं भी आप वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में ये फार्मूला बच्चे आप यूज कर सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है। कौन सा, ये वाला फार्मूला आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अब ये एक चीज और इसमें जान लो, जैसे ये fx डॉट dx हुआ, ठीक है, दिस इज fx डॉट dx। इसको पता है हम क्या बोल सकते हैं, जैसे y डॉट dx को हम बोलते हैं, y डॉट dx का इंटीग्रल को क्या बोलते हैं, एरिया अंडर वाई एक्स कर्व, यही तो बोलते हैं ना y डॉट dx को, ये भी तो बोलते हैं। y डॉट dx बेसिकली इंटीग्रल होता है, उसको हम एरिया अंडर वाई एक्स कर्व भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको fx डॉट dx को बोलना हो तो आप उसको एरिया अंडर fx एक्स कर्व बोल सकते हैं। एक्चुअली कई बार क्या होता है ना बच्चे, ग्राफ बनाकर दे देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं वर्क डन कितना होगा, तो आपको पता है बस एरिया कैलकुलेट कर लेना होता है। मान लो ये fx है और ये x एक्सिस है, ठीक है। कोई ऐसा fx और x के बीच में ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक है, कुछ रैंडम सा ग्राफ है fx और x के बीच में। तो आपसे अगर पूछे वर्क डन बाई फोर्स फ्रॉम x1 टू x2 कितना होगा, तो वर्क डन बाई फोर्स फ्रॉम x1, ये x1 और ये x2 पोजीशन है, तो इस दरमियान जो वर्क डन होगा ना, इस दरमियान जो वर्क डन होगा दैट विल बी एरिया अंडर कर्व। ये जो एरिया fx डॉट dx किया है ना, जो fx डॉट dx किया है, दिस इज बेसिकली एरिया अंडर fx वर्सेस x कर्व, और ये जो है ना एरिया, दिस इज वर्क डन बाय fx, ठीक है। तो चाहे आप कहीं कहीं पर इंटीग्रेट करके निकाल लेते हैं और कहीं कहीं पर डायरेक्ट एरिया देख लेते हैं, वहां से निकल जाता है। जैसे हम डिस्प्लेसमेंट में करते थे, या तो v डॉट dt करें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, या फिर एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व देख लें तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। वही सेम चीज यहाँ पर होगी, या तो हम इसको इंटीग्रेट fx डॉट dx करके निकाल लें, या एरिया अंडर कहीं कहीं पर ग्राफ दिया रहता है, लेकिन जरूरी है कि ग्राफ दिया होना चाहिए तभी कर पाएंगे। एरिया अंडर fx वर्सेस x कर लेंगे और हमारा वर्क डन सिंपल सा मिल जाता है। अब आइए इस पर हम बेस्ट एक एग्जांपल करते हैं। यहां पर देखिए ग्राफ कुछ दिया नहीं है, तो सिंपल सा हमें वर्क डन का क्या फार्मूला पता है। वर्क डन का अभी अभी हमने फार्मूला पढ़ा, वो होता है fx डॉट dx। क्वेश्चन पढ़ लें, एक फोर्स है, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम 0,0,0 टू 1,1,1, ठीक है। यहां पर क्या दिखा हमें, द फोर्स इज वेरिएबल, ये वेरिएबल फोर्स है और कोऑर्डिनेट्स दिए हैं जहां से जहां तक वो जा रहा है, ठीक। वेरिएबल फोर्स के बारे में हमने आपसे बात की कि जब भी इस तरीके का फोर्स हो तो आपको ये फार्मूला यूज कर लेना है, ये जो रेक्टेंगल में मैंने बनाया है, ये फार्मूला आप याद रखेंगे। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, fx डॉट dx fy डॉट dy का इंटीग्रल, ठीक है। प्लस ये तो हमने बहुत ही बड़ा सा लिया है, एग्जाम में बहुत ईजी सा आता है, अभी आप देखेंगे, fz डॉट dz हुआ, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम बच्चे यहां से देखें fx, ये जो है बेसिकली आई कैप के साथ है, तो यानी ये fx वाला कंपोनेंट होगा। यहां पर ये j कैप है, ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट कर लें, दिस इज 3y स्क्वायर j कैप और यहाँ z कैप है, तो जो j कैप के साथ हो वो fy होता है और जो k कैप के साथ हो वो fz होता है, ऑब्वियस है, ठीक है। i का मतलब ही x, j का मतलब y और k कैप का मतलब z डायरेक्शन, ठीक है। तो fx और fy हमें पता है, हमने क्या किया, हमने वैल्यूज पुट कर ली, 2x डॉट dx, fy की वैल्यू कितना है जो j के साथ हो, दैट इज 3y स्क्वायर डॉट dy, प्लस fz के साथ क्या है, fz के साथ यहाँ पर z है, तो डॉट dz हुआ, ठीक है।
अब ये तो हम इंटीग्रेट कर लेंगे, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें ये पार्टिकल 0, 0, 0 से 1, 1, 1 तक जा रहा है, ठीक है, यहीं तक जा रहा है। आप इसको देखें ना, x कहां से कहां, ये x है, ये x1, ये x2 है, x वेरी कर रहा है बच्चे 0 से 1 तक, ठीक है, x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, x, y, z ही तो होता है ना ये कोऑर्डिनेट्स, x वेरी कर रहा है 0 से 1 तक, तो आप इसमें x वाले में लिमिट ले लेंगे 0 से 1। y वाला देखें, y इनिशियल 0 था, फाइनल 1 हो गया, तो y भी बेसिकली 0 से 1 तक वेरी कर रही है। कहीं कहीं पर कोऑर्डिनेट अभी 2, 1, 3 देते थे, तो आई होप आप वहां पर भी लिमिट ले पाते। जैसे x पहले 0 था फिर 1 हो गया, y पहले 0 था फिर 1 हो गया, z पहले 0 था फिर 1 हो गया। यहाँ तो सब में सेम है, बट अगर अलग अलग कोऑर्डिनेट होते तो लिमिट आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखनी थी। z भी 0 था पहले, फिर बाद में 1 हो गया, तो 0, 1 ले लिया। इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो x डॉट डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x² 2 हो जाएगा, लिमिट ले लें 0 से 1, प्लस 3y² डॉट डी वाई क्या हो जाएगा बच्चे, 3 इंटू y² डॉट डी वाई को इंटीग्रेट करेंगे तो y³ 3 हो जाएगा, लिमिट विल बी 0 to 1। फिर इसको भी z² 2 हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से 1। सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा x², लिमिट रखेंगे तो 1 - 0 हो जाएगा, प्लस 3 से 3 कटेगा y³ और ये हो जाएगा भैया 1 - 0। अगेन ये 1/2 हो जाएगा, सॉरी ये 1/2 बाहर रहेगा, z² में लिमिट पुट करेंगे तो z की जगह 1, तो 1 - 0 ये भी हो जाएगा। अब देखो लिमिट पुट करना तो मैं नहीं बस सिखा रहा, ठीक है, दिस इज क्रैश कोर्स। तो ये 1, 1, 2 हुआ और ये हो गया 1/2, तो ये हो गया 5/2 जूल। तो सिंपल सा बच्चे हमारा आंसर आ गया 5/2 जूल। इसको नोट कर लें, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक लेते हैं, नोट करें। चलिए बच्चों, प्रीवियस ईयर में आया हुआ एक क्वेश्चन देखते हैं। ये आया था आपका 2021 में आया था, ठीक है, सॉरी 2020 में आया था। देखिए इसमें दिया था कंसीडर अ फोर्स, दिस इज फोर्स। अब फोर्स आपको साफ साफ दिख रहा है, दिस इज अ वेरिएबल फोर्स। फिर बोला वर्क डन बाय फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम दिस टू दिस। फिर बोला है अलोंग द लाइन सेगमेंट। तो आपका क्या वर्क डन होगा। हमने क्या पढ़ा बच्चे, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला पढ़ा है हमने कि जब भी वेरिएबल फोर्स हो Fx डॉट डी एक्स प्लस एफ वाई डॉट डी वाई प्लस एफ जेड डॉट डी जेड, ठीक है, यही पढ़ा है फार्मूला। ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब अगर ये फार्मूला हमें पता है तो हमने फोर्स देखा, लिखा हुआ फोर्स लिखा है -xi कैप प्लस वाई जे कैप। तो जो आई कैप के साथ हो भैया वो हमारा एफ एक्स हो जाता है, और जो जे कैप के साथ हो वही एफ वाई होता है, ठीक है। यहां पर के कैप है ही नहीं, के कैप है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हो सकता है जेड डायरेक्शन में जो एफ जेड रहा हो वो 0 हो गया हो, तभी तो के कैप नहीं है। तो ऑब्वियस एफ जेड यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन और सिंपल हो गया। एफ एक्स की वैल्यू देखें तो -x है, तो यहाँ पर -x एफ एक्स की जगह -x लिखा। एफ वाई की जगह दोस्तों y डॉट डी वाई ये लिख दिया, ठीक है। लिमिट क्या होगी इस पर गौर करें, कहां से कहां तक जा रहा है, 1, 0 से 0, 1, ठीक है, यहां तक जा रहा है ये। x की वैल्यू पहले 1 थी, फिर 1 बाद में क्या हो गई, 0 हो गई, यानी x की लिमिट चेंज हो रही है 1 से 0, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। y ये x, y है, y पहले 0 था, बाद में हो गया 1, तो 0 से 1 इसकी लिमिट लगा दी, सिंपल। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो x डॉट डी एक्स क्या हो जाएगा, x²/2 माइनस साइन लगाया तो -x²/2 लिख दिया मैंने, लिमिट रख दिया 1 से 0। y डॉट डी वाई को इंटीग्रेट करेंगे तो y²/2 मिल जाएगा, और ये 0 से 1। फिर भैया क्या हो जाएगा, ये -0 पुट करो लिमिट में तो ये 0 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर 1 पुट किया, सॉरी फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, फिर 1 पुट किया, जैसे ही 1 पुट किया तो मुझे क्या मिला, 1 पुट करने पर ये मिला -1/2। फिर प्लस यहां पर देखें 1 पुट किया तो 1/2, 0 अपर माइनस लोअर, ये हो गया, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/2 +1/2 1 जूल आपका बच्चे आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, दिस ऑप्शन इज मैचिंग। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, आप इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं।
अब हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं। इतना बड़ा सा मैं लिख दिया हूँ, ठीक है, ताकि याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थोड़ा सा इसका जो कंक्लूजन है मैं वो बताना चाहता हूँ। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? देखिए, ऐसा फोर्स जिसके अगेंस्ट अगर हम वर्क करें, ठीक है, ऐसा फोर्स जिसके अगेंस्ट हम वर्क करें और जो हम वर्क कर रहे हैं उसमें वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो दैट फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, मतलब ऐसा फोर्स जिसके अगेंस्ट हम वर्क करें और जो हम वर्क कर रहे हैं किसी बॉडी पर ही तो वर्क करेंगे ना, तो जो हम वर्क कर रहे हैं किसी फोर्स के अगेंस्ट, वो वर्क उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो उसी को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, अभी देखेंगे कैसे। इट कांट चेंज मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये भैया मैकेनिकल एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, ये टोटल एनर्जी, ये जो फोर्स है ये मैकेनिकल एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट ही रहती है। एग्जाम्पल दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, और आपके स्प्रिंग फोर्स भी इसी में आते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एग्जाम्पल देख लें, फ्रिक्शन फोर्स है, विस्कस फोर्स है, एयर ड्रैग है, मतलब ऐसा फोर्स जिसके अगेंस्ट अगर वर्क हो, ऐसा फोर्स जिसके अगेंस्ट अगर वर्क हो तो वो वर्क बच्चे बॉडी में स्टोर ना होके कहीं ना कहीं हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये पाथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, इट कैन चेंज, चूंकि लॉस हो रहा है एनर्जी का, यहाँ पर लॉस हो रहा है ना, या एनर्जी पर यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो ऑब्वियस है टोटल एनर्जी चेंज हो जाएगी सिस्टम की। इस केस में कहीं पर लॉस नहीं होता, बस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसलिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होती। ठीक, अब आइए देखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे देखो, मान लो यहां पर एक गेंद रखी थी, यहां पर एक गेंद रखी थी, इस पर फोर्स mg लग रहा होगा, ऐसा एक फोर्स ऐसे mg लग रहा होगा, हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, हम इसको यहां से यहां तक ले गए, कांस्टेंट फोर्स mg लगा के धीरे 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 यहां तक ले गए। ठीक है, h हाइट तक। तो अगर बच्चे बहुत ही धीरे धीरे ले जाते हैं, वेरी स्लोली, तो मतलब एक्सेलरेशन विल टेंड टू 0, तो mg अगर नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स हमने ऊपर भी लगाया होगा। ठीक है, उतना ही फोर्स ऊपर लगाया होगा। तो वर्क डन बाई फोर्स अगर आप देखोगे, वर्क डन बाई फोर्स देखोगे, तो जो फोर्स लगा वो और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हमने F लगाया और इसको कितना डिस्प्लेस किया, h हाइट तक डिस्प्लेस किया, और चूंकि बहुत ही स्लोली ले जा रहे हैं इसलिए F इज इक्वल टू mg, तो ये हो गया mgh। अब ये जो हमने वर्क किया ना, ये जो हमने वर्क किया ना बच्चे, ये वर्क इसमें स्टोर हो जाता है। स्टोर हो जाता है किस फॉर्म में? ये जो वर्क हमने mgh किया ना, वो इसमें स्टोर हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसीलिए इस फोर्स को, जो mg फोर्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि इसके अगेंस्ट mg ऐसे लग रहा था, इसके अगेंस्ट हमने वर्क किया, जो वर्क हमने किया mgh जो वर्क किया वो इस बॉडी में स्टोर हो जाता है इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आप ही सोचो, इतना जो आप पढ़े लिखे हो ही, ये यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी होगी? ठीक है, यहाँ पर ये रेफरेंस लाइन मानो तो आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है mgh होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर रेफरेंस लाइन माने तो यहाँ की हाइट 0 है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, फिर हम इसको यहाँ ले जाते हैं h हाइट तक। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो आप भी बहुत ही सिंपल से बोलोगे सर अब mgh हो गई। देखो, तो जो हमने वर्क किया वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, इसीलिए दिस फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि कंजर्व हो रही है बेसिकली, जो हम उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, दैट वर्क इज बीइंग कंजर्व्ड। ठीक है, अब आप बताओ एक चीज और, जैसे कि मान लो यहां पर एक बॉल थी, हम इसको ऐसे 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 घुमा के यहां तक लाए, ठीक है, h हाइट तक लाए। ठीक है, तो क्या आप बताओ ये वर्क पाथ पर डिपेंड करती है? यहां पर बच्चे चाहे हम इस पाथ से ले जाएं चाहे इस पाथ से ले जाएं, इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी थी अगर आप ध्यान से देखें तो 0 थी, यहां पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी हो जाती है mgh। ठीक है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, पाथ पर ये डिपेंड नहीं करती, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, अगर आप थोड़ा सा ऐसे देखें, अगर मैं यहाँ के थ्रू लाऊं, यहाँ के इस पाथ के थ्रू लाऊं, ठीक है, तो थ्रू आउट द फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा, मान लो ये L है, L साइड है, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लाऊं बॉडी को, तो इसको ला रहा हूं, कितना डिस्प्लेस कराया, L√2। ठीक है, अगर ये L है, साइड A है, L है, तो ये L√2 हो जाएगा। तो इस पाथ के थ्रू अगर आप वर्क डन बाय फ्रिक्शन देखोगे, तो ला तो आप डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में करा रहे हो, फ्रिक्शन अपोजिट लग रहा होगा, तो दोनों के बीच एंगल 180 होगा, तो -FL√2 हो जाएगा। अब मान लो मैं इस पाथ के थ्रू ना लाके इस पाथ के थ्रू लाऊं, तो यहां से यहां तक ले जाऊंगा, तो अगेन फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा,
आप डिस्प्लेस ऐसे करा रहे हो तो यहां से यहां तक लाने के लिए जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा -FL, फिर जब यहां से यहां तक लाऊंगा तो फ्रिक्शन अगेन ऐसे लग जाएगा और फिर अगेन फ्रिक्शन क्या हो जाएगा -FL। तो इस केस में यहां से यहां तक लाने में टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन -2FL हो जाएगा। ठीक है, तो देखें पाथ पहले इस पाथ के थ्रू लाया तो -FL/2, अगर इस पाथ के थ्रू लाया सेम जगह, इस केस में यही ला रहा हूं, इस केस में भी यही ला रहा हूं, पाथ चेंज करने पर वर्क डन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और इसमें भी वैसे भी फ्रिक्शन में जो वर्क डन हम करते हैं वो लॉस हो जाता है इन फॉर्म ऑफ हीट। और यहां पर आप किसी भी पाथ के थ्रू ले जाएं, किसी भी पाथ के थ्रू ले जाएं, चाहे ऐसे 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 ले जाऊं, ठीक है, या फिर ऐसे ले जाऊं, तो हर जगह सेम वर्क डन हमें करना पड़ता है। ठीक है, और इसका हमने वो भी देखा था, इसको थोड़ा सा हटाऊं, ये समझाने के लिए बस बता रहा हूं। जैसे हम बॉल को ऐसे फेंक दें, ठीक है, या फिर बॉल को ऐसे फेंक दें, यहां से यहां तक आके गिरे, यहां से यहां तक आके गिरे, हमने देखा था कितना वर्क डन आया था, mgh आया था, वर्क डन बाय ग्रेविटी। यहां से यहां तक गिरे तो भी mgh, अगर ये h हाइट है तो इस केस में बच्चे कोई भी पाथ फॉलो कर ले। कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में पाथ पर डिपेंड नहीं करता वर्क डन, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में पाथ पे वर्क डन आपका डिपेंड करता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे दिया, ये दो सिंपल से एग्जाम्पल है। ठीक है, इतना पहले नोट करें फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इट इज एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी। ठीक है, ये ऐसी एनर्जी होती है जो बॉडी में स्टोर रहती है, स्टोर्ड इन बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। मतलब अपने पोजीशन के कारण किसी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर रहती है उसी को हम बच्चे पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो देखो आइए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखो आप जैसे मान लो कि इसको रेफरेंस लाइन मान लो, थोड़ी देर के लिए ये रेफरेंस लाइन मान लो कि ये ग्राउंड है आपका, ये क्या है, ये ग्राउंड है। ठीक, बॉल मान लो यहां पर रही होगी, बॉल मान लो यहां पर रही होगी। ठीक है, तो यहां पर मैं पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या लिख सकता हूं, यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं mgh1। ठीक है, यही होती है, जितनी हाइट होती है उसी हिसाब से होता है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। ठीक है, फिर मान लो यहां से ये बॉल यहां तक चली गई, ठीक है, और ये हाइट है आपकी यहां से h2, तो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mgh2। ठीक है, mgh2। ठीक है, और ये आपकी है रेफरेंस लाइन जहां से आप हाइट देख रहे हो, रेफरेंस लाइन। अच्छा आप मुझे बताओ क्या पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लाइन पर डिपेंड कर रही है? और दूसरी एक रेफरेंस लाइन मैं दिखा रहा हूं, मान लो वही चीज, अगर हम ये रेफरेंस लाइन मान लो इसको मान लेते हैं, इसको रेफरेंस लाइन मान लिया, चलो नई वाली रेफरेंस लाइन। ठीक है, यहां से ये इस रेफरेंस लाइन से ये कितनी दूर पर है, मान लो ये वाली बॉडी है L1 पर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgL1, और इस जो नई वाली रेफरेंस लाइन ग्रीन वाली मानी है मैंने, वहां से दूसरी बॉडी की डिस्टेंस है L2। ठीक है, तो ये जो नया वाला हो जाएगा U1 डैश मान लो, U2 डैश मान लो, ये mgL2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या रेफरेंस लाइन पर डिपेंड कर रही है? तो आप देखो कि सर पहले जो गुलाबी वाली रेफरेंस लाइन है उससे बॉडी ये h1 हाइट पर थी, तो इसकी पोटेंशियल h1 हो गई। अब वही बॉडी इसी बॉडी को मैं यहां से देख रहा हूं, तो उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी mgL1 आई। क्या ये दोनों सेम है? क्या सेम बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी सेम है? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, ये रेफरेंस लाइन पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है कि आप कहां से देख रहे हैं। तो U जो है आपका, ये क्वेश्चन आया था बच्चे मेंस में डायरेक्ट, U डिपेंड्स ऑन रेफरेंस लाइन। ठीक है, अब आप एक चीज और देखें। ठीक है, इन दोनों के बॉल के बीच के डिस्टेंस को मैं h मानता हूं। ठीक है, इन दोनों बॉल के बीच के डिस्टेंस को L मानता हूं, सॉरी h मानता हूं। तो अगर मैं दूसरे वाले केस में डेल्टा U बोलूं, तो डेल्टा U पहले कितना था? डेल्टा U मतलब U2 डैश फाइनल जो हुआ इनिशियल में था U1 डैश। ठीक है, U2 डैश कितना है? U2 डैश है mgL2।
टू, देखें U2 डैश है mgl2 और U1 डैश है mgl1। ये हो गया आपका mgl2 माइनस L1, ठीक है। अच्छा L2 माइनस L1 है क्या? ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये वाली पूरी, ये देखें यहां से लेकर ये डिस्टेंस टोटल L2 है और ये L1 है। तो अगर आप ध्यान से देखें H प्लस L1 कर दें, ये H है ये और ये प्लस L1 कर दें, तो आपको टोटल ये L2 मिल जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है L2 माइनस L1 बेसिकली H है, तो ये आप mgh लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइए गुलाबी वाले के लिए देखते हैं। गुलाबी वाले के लिए देखें, अगर हम गुलाबी वाले के लिए देखें डेल्टा U, तो गुलाबी वाले के लिए अगर डेल्टा U देखें तो पहले गुलाबी वाले के लिए देखें U2 था, सॉरी फाइनल U2 हुआ, इनिशियल था U1, फाइनल कितना है mgh2 है, mgh2, इनिशियल था mgh1 ना, इनिशियल कितना था mgh1 था, ठीक है। जब ये रेफरेंस लाइन माना था, इसको रेफरेंस लाइन माना तो h1 हाइट पे था तो mgh1, फिर ये बाद में h2 हाइट पर चला गया तो mgh2, ठीक है। फिर रेफरेंस लाइन दूसरा माना तो वो हमने वो वाला देख लिया, लेकिन जो पहले रेफरेंस लाइन माना था हमने यहां से, इससे अगर हम पहले इनिशियल हाइट देखते तो h1 पर था और ये h2 पर था, तो फाइनल h2 mgh2 माइनस h1 हुआ, तो ये हो जाएगा mgh2 माइनस h1, ठीक है। छोटा सा कंक्लूजन बताने के लिए इतना बड़ा करना पड़ रहा है मुझे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। mgh2 माइनस h1, h2 कौन सा है, h2 ये पूरा है, h1 ये है। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये यहां से लेकर यहां तक h2 है, ये h यहां से लेकर यहां तक h प्लस h1, तो h यहां तक और फिर उसके नीचे h1, h इतना और h1 इतना, ये टोटल कितना हो जा रहा है, h2 हो जा रहा है। तो साफ साफ दिख रहा है h2 माइनस h1 हमारा h हो जाएगा mgh। तो देखो यार सेम आया दोनों केसेस में। जो डेल्टा U होता है ना, डेल्टा U, देखिए U जो था, U था हमारा जब हमने इसी बॉडी को, सेम बॉडी है, हमने ये रेफरेंस लाइन मानी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी mgh1, और जब हमने ये रेफरेंस लाइन मानी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई mgl1, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो रेफरेंस लाइन पर डिपेंड कर रही थी। बट डेल्टा U क्या, डेल्टा U पहले केस में भी वही, दूसरे केस में भी वही, तो डेल्टा U does not depend on reference line, does not depend on reference line, ठीक है। ये हो गया सिंपल से। और एक चीज और ध्यान रखें, बहुत ही प्यारा सा चीज बताने जा रहा हूं बच्चे, ये तो 2-3 चीजें कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। एक बहुत ही प्यारी सी चीज है, ध्यान से नोट कर लें। डेल्टा U जो होता है ना, दैट इज वर्डन बाई माइनस ऑफ वर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। इसको भी प्रूफ हम करा सकते थे, बट प्रूफ करने के हमारे पास टाइम नहीं है अभी, तो ये आप ध्यान रखेंगे। डेल्टा U क्या होता है, माइनस ऑफ वर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, WC मतलब कंजर्वेटिव फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे हमेशा, ठीक है। पहले इतना नोट करें, फिर हम आगे की चीजें देखते हैं। नोट डाउन। ये बच्चों जो मैं स्टार मार्क बना के चल रहा हूं ना, उसको तो पक्के से याद करना आप, ठीक है। ये स्टार मार्क बनाया ना, स्टार दिख रहा है ना, हाँ ठीक। अब भाई काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी सबको पता है, उसकी स्पीड और मास पे डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ mv², ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ये तो मुझे पहले से पता था, ठीक है। तो देखो यार इसका रीजन है हाफ mv², m से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और m से ही डिवाइड कर दिया, तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं, तो ये हो जाएगा mv का होल स्क्वायर बाई 2m। आपने एनलेम पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो मोमेंटम तो सब बच्चों को पता ही होगा, जेई की तैयारी करने वालों को। mv क्या होता है, mv इज बेसिकली मोमेंटम, ये p प्रेशर नहीं है, मोमेंटम है, ठीक है। तो ध्यान रखें दिस इज मोमेंटम और वो होता है mv। तो जो mv को आप मोमेंटम लिख सकते हैं, यानी p²/2m लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का बेसिकली ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। ये हाफ mv² तो सबको याद रहता है, लेकिन ये फार्मूला बच्चे आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला सबको याद रखना चाहिए। अब आइए आगे चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने को नहीं है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मेंस में एक क्वेश्चन आया था, ये देख लेते हैं। ये क्वेश्चन था बच्चे, ये आया था 21 में आया था, लास्ट ईयर ही आया था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। 2 सॉलिड बॉल ऑफ मास 1 kg एंड 2 kg रिस्पेक्टिवली आर मूविंग विथ इक्वल लीनियर मोमेंटम। क्या दोनों का जो लीनियर मोमेंटम है दोनों बॉल का, ए और बी का, दैट इज इक्वल। फिर बोला रेशियो ऑफ दियर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भैया, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम की बात कर दिया,
तो हमें मोमेंटम के फॉर्म में भी काइनेटिक एनर्जी याद है, नहीं याद है तो याद रख लीजिए, के होता है p²/2m। प्रूफ मैंने यहाँ पर देखें बता दिया है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी p²/2m, p²/2m, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो इन्होंने पूछा, तो Ka/Kb कर दोगे आप, ठीक है। P दोनों के लिए सेम है, या फिर ऐसे लिख लो PA²/2ma, ये भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई PB²/2mb, ठीक है। PA और PB इक्वल है तो कट जाएंगे आपस में, और ये क्या होगा 1/2ma, खैर 2 से 2 भी कट जाएगा, तो बचेगा दोस्तों जो हमारे पास वो हो जाएगा 1/ma इंटू mb, यानी mb/ma बचेगा, ठीक है। यानी जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आया वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और मासेस क्या है, ये B का मास है और ये A का मास है, तो B का मास 2 है तो 2, A का मास A है तो 2:1 आ गया रेशियो। तो बोला था अगर ये A/1 है तो A की वैल्यू क्या होगी, सिंपल सा 2 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा, मतलब क्यूट सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी, नोट कर लें, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फार्मूले की जिससे आपका 50 to 60% क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेस में बच्चे सारे के सारे फोर्स आ जाते हैं, कोई विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ऑल फोर्सेस का मतलब होता है ऑल का ऑल, ठीक है। उसमें कंजर्वेटिव फोर्सेस भी हो सकते हैं प्लस नॉन कंजर्वेटिव भी फोर्सेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस होता है बच्चे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ठीक है। अब यहां से एक चीज और आप यही देख लें, ठीक है। वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ऑल फोर्सेस में कंजर्वेटिव भी आ जाता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी आ जाता है। हमने अभी अभी पढ़ा था, इस पे भी स्टार मार्क लगा दीजिएगा, याद रखिएगा। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इट इज -12 डेल्टा U होता है। तो यहां से अगर हम यहां से देखें तो ऑल फोर्सेस में कंजर्वेटिव की जगह -डेल्टा U रख दिया मैंने, प्लस नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा K, ठीक है। किसी केस में बाई चांस मान लो अगर वहां कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट नहीं है, तो अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट नहीं है तो WNC 0 लिख सकते हो आप, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट नहीं है तब। तो अगर WNC 0 हो गया तो -डेल्टा U प्लस डेल्टा K हो जाएगा 0, सॉरी डेल्टा K, ठीक है। और डेल्टा K प्लस डेल्टा U हो जाएगा भैया 0, ठीक है। एक चीज और ही प्रूफ कर लेते हैं, डेल्टा K क्या हो जाएगा, डेल्टा K हो जाएगा भैया K फाइनल माइनस K इनिशियल, और प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा U हो जाएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल, और नेट 0 हो गया। तो यहां से K फाइनल प्लस K फाइनल प्लस U फाइनल विल बी इक्वल टू K इनिशियल प्लस U इनिशियल। यहां से एक कंक्लूजन हमें पता चला बच्चे, एनर्जी देखें, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट नहीं है, तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो चेंज नहीं होती, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, ठीक है। यहां पर देखिए हमने पढ़ा था ना कि इट कांट चेंज मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये चेंज नहीं कर सकता, बट ये चेंज कर सकता है। अगर ये हो ही ना तो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज नहीं होता, जैसा कि हमने यहाँ पर देख लिया कि अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कोई वर्क डन नहीं है, यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट नहीं है, तो आपकी टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है। तो ये फार्मूला एक हो गया, एक ये हो गया, ये तीनों याद रखने आपको, एक ये और बच्चे ये, ठीक है। वैसे अगर आप ये याद रखते हैं और ये दोनों याद रखते हैं तो मतलब मैक्सिमम चीजें आपसे सॉल्व हो जाती हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा याद रखना है सबसे ज्यादा, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसी से सारा काम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, यहां पर दिया था एक बॉल को हमने यहां से बच्चे रिलीज किया, ये h हाइट नीचे आई, ये h हाइट नीचे आई, जब ये यहां पर पहुंची तो जस्ट बिफोर कोलिजन इसकी जो स्पीड थी दैट वाज √gh। तो बोला है वर्क, वैसे होनी कितनी चाहिए था, आपको क्या लगता है, अगर h हाइट से कोई चीज गिराऊं तो कितनी होती है उसकी स्पीड, √2gh, सबको पता है, ठीक है। अगर h हाइट से कोई चीज मैं ड्रॉप करूं तो अगर h हाइट से कोई चीज ड्रॉप करूं, जब वो h हाइट ट्रेवल कर लेगा तो उसकी स्पीड √2gh होनी चाहिए, लेकिन ये √gh रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस हो रही है।
और वैसे भी यहाँ पर एयर है तो एयर रेजिस्टेंस फोर्स तो लगेगा ही। वही पूछा फाइंड द वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस फोर्स। कौन सा फार्मूला यूज करना है, जो बताया मैंने, यही हर जगह यूज कर सकते हैं आप। वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेज में क्या आ जाएगा, यहाँ क्या क्या फोर्स दिख रहा है, एक तो एयर का फोर्स दिख रहा है, एयर ड्रैग का, ग्रेविटेशनल फोर्स दिख रहा है, और तो मुझे कोई फोर्स दिख नहीं रहा है। आपको दिख रहा है क्या, मुझे तो नहीं दिख रहा। ठीक है, कोई कुछ लोग नॉर्मल बोल सकते हैं, नॉर्मल कहाँ होगा, टच ही नहीं किया, जस्ट बिफोर टचिंग बोल रहा था मैंने। ठीक है, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, इसकी स्पीड √gh है। एयर की बात करें तो एयर तो पूछा ही है, नहीं पता हमें, उसको हमने एज इट इज लिख लिया। ग्रेविटी की बात करें तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा, मान ले मास m है, तो जो फोर्स लग रहा होगा, इसका मास m माने, जो इस पे फोर्स लग रहा है बच्चे इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क डन क्या होता है, फोर्स लगा नीचे इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, mg, और mg नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, कितना हो रहा है, h हुआ, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड हुआ और डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स यहां से यहां तक आने पे h है, तो mgh हो गया वर्क डन बाई ग्रेविटी, तो mgh। डेल्टा k की बात करें तो k फाइनल माइनस k इनिशियल, फाइनल स्पीड बच्चे इसकी ये वाली है और इनिशियल 0 था, तो k फाइनल माइनस k इनिशियल डेल्टा k की जगह लिखूंगा। इनिशियली उसको ड्रॉप किया था तो k इनिशियल 0 हो गया। k फाइनल की बात करें तो हाफ m, यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी है, √gh, तो √gh का स्क्वायर किया मैंने, तो ये mgh/2 हुआ। तो वर्क डन बाई एयर ड्रैग विल बी mgh/2 हो जाएगा, और इसको इस साइड लाओगे माइनस mgh हो जाएगा, और ये हो गया माइनस mgh/2। ठीक है, सिंपल सा था क्वेश्चन। यानी जो एयर का वर्क डन होगा दैट विल बी नेगेटिव, और वो होगा माइनस mgh/2। नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं, नोट डाउन। चलो बच्चों आगे चलते हैं। देखिए ये आया था आपका क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ ब्लॉक इज चेंजिंग विथ टाइम। एक ब्लॉक था 2 kg का ब्लॉक था, इस पर हम फोर्स बच्चे लगाएंगे तो ये डिस्प्लेस करेगा, ऑब्वियस है। इस पर कोई भी और फोर्स वगैरह नहीं है, एक ही फोर्स दिख रहा है हमें, ठीक है, F। ठीक है, तो बोला है कि पोजीशन ऑफ ब्लॉक इज चेंजिंग विथ टाइम, इस तरीके से। तो फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स, इस फोर्स का वर्क डन हमें फाइंड आउट करना था इन इनिशियल 5 सेकेंड। अब आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। पोजीशन इसका टाइम के एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया था। तो देखो यार, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस हमें पता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ऑल फोर्सेस की बात करें तो ग्रेविटी लग रही है, mg नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो x का फंक्शन है, यानी ये x डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रही होगी। तो चूंकि x डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रही है, तो ये जो फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो इसका वर्क डन तो 0 हो गया। ठीक है, ऑल फोर्सेज में वर्क डन बाई ग्रेविटी होगा, वर्क डन बाई फोर्स होगा, प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा के। चूंकि नॉर्मल हो गया या फिर ग्रेविटी हो गई, दोनों डिस्प्लेसमेंट जो कि एक्स डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है उनके परपेंडिकुलर है, तो इनका जो वर्क डन है नॉर्मल फोर्स का और ग्रेविटी का वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहे हैं विथ डिस्प्लेसमेंट। और जब भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन 0 हो जाता है। बचा हमारा ये फोर्स। अब ये फोर्स का वर्क डन हमें पता है डेल्टा के बराबर है, लेकिन डेल्टा के क्या है यही नहीं पता, हमें केवल एक्स पता है। तो पोजीशन अगर पता है तो x को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें, dx/dt करें, तो हमें वेलोसिटी पता चल जाएगी। तो dx/dt अगर हम करें इसको तो हमें 6t + 0 मिल जाएगा, यानी हमें वेलोसिटी पता चल गई। ठीक है, तो डेल्टा के, और आपसे पूछा है इनिशियल 5 सेकेंड, इनिशियल 5 सेकेंड यानी t = 0 से t = 5 सेकेंड के बीच ये चीज पूछी जा रही है। तो यानी t = 0 विल बी योर इनिशियल टाइम और ये फाइनल टाइम होगा। ठीक है, इन्हीं के बीच पूछा जा रहा है। तो वेलोसिटी अगर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें 6t पता है, तो इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो यानी t = 0 पर तो ये 0 हो जाएगा, t की वैल्यू 0 रखेंगे। फाइनल वेलोसिटी की बात करें 0 से 5 के बीच, मतलब 0 इनिशियल 5 फाइनल, तो 5 यानी 5 सेकंड पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 6 × 5 करेंगे तो 30 मीटर/सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 30 मीटर/सेकंड हो गया। वर्क डन बाई फोर्स हमें पता है इट इज डेल्टा के।
डेल्टा के होता है भैया के फाइनल माइनस के इनिशियल, यानी हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, टी इनिशियल मतलब टी इक्वल टू 0 और फाइनल मतलब टी इक्वल टू 5 सेकेंड पर। ठीक है, 0 से 5 के बीच पूछा है, तो 5 सेकेंड पर आपकी वेलोसिटी जो है दैट इज 30 और इनिशियल 0 है, तो इसको 0 पुट किया। मास कितना है बच्चे, मास है 2/2 किया। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो ये हो जाएगा कितना, 30 का स्क्वायर और ये हो जाएगा भैया 900 जूल, यानी वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी 900 जूल। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, वर्क डन बाय स्प्रिंग। ठीक है, पहली बात तो ये जाने, जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग फोर्स दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट भी जो वर्क डन किया जाता है बच्चे, वो उस बॉडी में, जैसे ये स्प्रिंग लगा है, हम इसको खींचेंगे तो इस पर स्प्रिंग फोर्स लगेगा, तो स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क किया जाता है वो इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, और जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। अब पूछोगे आप के क्या है सर, के है बच्चे स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। एक्स क्या होता है, एक्स होता है, देखो यहां पर ब्लॉक था, ये स्प्रिंग थी, स्प्रिंग की ये नेचुरल लेंथ है। ठीक है, मान लो ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ L0 रही होगी, यहाँ पर ब्लॉक है, तो जब ये नेचुरल लेंथ में है तो इसमें कोई एक्सटेंशन या कंप्रेशन होगा नहीं। फिर हमने इसको थोड़ा सा खींचा, तो खींचने के बाद हमने देखा कि ये x डिस्प्लेस हुआ। तो जब ये x डिस्प्लेस होता है, जब ये x डिस्प्लेस हो जाता है, उस टाइम पर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वही हाफ की एक्स स्क्वायर होती है। तो x क्या है बेसिकली, x है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग जितनी एक्सटेंड होती है या कंप्रेस होती है वही आपका x कहलाता है। तो x क्या है बच्चे, x इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी ये यहाँ पर मीन पोजीशन में बोलते हैं कि नेट फोर्स 0 है, तो मीन पोजीशन से जितना डिस्प्लेस हुआ, चाहे इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन में, वही आपका x होता है। तो x क्या है, x इज बेसिकली कंप्रेशन, सरल शब्दों में समझे तो कंप्रेशन या फिर एक्सटेंशन इन स्प्रिंग होता है। ठीक है, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, तो आपको हमेशा याद रहेगा हाफ के एक्स स्क्वायर, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स है कंप्रेशन या फिर एक्सटेंशन। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। अब वर्क डन बाय स्प्रिंग की अगर हम बात करें, वर्क डन बाय स्प्रिंग की बात करें, तो स्प्रिंग फोर्स हमें पता है कंजर्वेटिव फोर्स है, और आपने पहले ही पढ़ रखा है, पहले ही क्या पढ़ रखा है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है माइनस ऑफ डेल्टा यू, ये पढ़ रखा है। तो स्प्रिंग भी तो कंजर्वेटिव फोर्स है ना, तो इसको आप माइनस ऑफ डेल्टा यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखोगे आप। ठीक है, डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो ये बेसिकली हो जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, अगर ब्रैकेट को ओपन करोगे। इनिशियल एक्सटेंशन अगर बात करें, इनिशियल एक्सटेंशन वैसे तो इसमें 0 है। ठीक है, बट इनिशियल की अगर हम बात करें तो किसी भी टाइम पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है स्प्रिंग की दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। तो इनिशियल के केस में एक्स को आप एक्स इनिशियल लिखेंगे और फाइनल के केस में आप उसको के फाइनल लिखेंगे, तो हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग का जो खूबसूरत सा फार्मूला हमारे पास आया वो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, इट इज k/2 एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। एक्स क्या है फिर से आप जान ले, एक्स क्या है, कंप्रेशन या फिर एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। ठीक है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग होता है k/2 एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर। ये प्यारा सा वर्क डन का फार्मूला है, और पोटेंशियल एनर्जी तो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको नोट करें, फिर इस पर बेस्ड बच्चे हम क्वेश्चन लेते हैं और इसको थोड़ा सा और समझते हैं। चलो बच्चों, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारा सा। देखो यार, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा तो नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन अगर आप इसको कर लिए तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजिली कर पाएंगे। ठीक है, इसमें सारी चीजों का यूज हो गया है। तो यहाँ पर एक ब्लॉक है, वो 10 मीटर पर सेकंड से हमने स्पीड दिया, सरफेस इज रफ अगेन, ये 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। तो जब ये इसको हिट करेगा तो ये कंप्रेस होगी, स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो ब्लॉक और आगे जाएगा, अगेन वहां पर भी फ्रिक्शन होगा। तो ये पूछ रहा है इफ स्प्रिंग गेट्स कंप्रेस्ड बाय 1 मीटर, यानी इसने इसको हिट किया और स्प्रिंग कंप्रेस हो गई 1 मीटर, तो आपका वैल्यू ऑफ म्यू कितना होगा। प्यारा सा क्वेश्चन है, ये देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसमें। हमने बताया था आप हर जगह बच्चे यही यूज करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन में कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है,
ऑल फोर्सेज में सारे फोर्स काउंट करने होते हैं। जब ये जाएगा हिट किया, मान लो कंप्रेस किया होगा ये जाके, तो मान लो स्प्रिंग का ये जो स्प्रिंग है कंप्रेस हो गई होगी 1 मीटर। वैसे 1 मीटर बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ 1 मीटर, अब 1 मीटर अगर और दिखाऊंगा तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप छोटा सा 1 मीटर मान लें कंप्रेस हुआ होगा। ठीक है, मान लो ये ब्लॉक जब हिट किया, स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, ये नेचुरल लेंथ थी, ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, L नॉट रही होगी। ठीक है, कंप्रेस हो रही है कितनी, 1 मीटर, तो अब बची हुई लेंथ क्या हुई, L नॉट माइनस 1 मीटर जो भी हो। ठीक है, मान लो L नॉट नेचुरल लेंथ रही होगी, स्प्रिंग कंप्रेस हो गई होगी, ब्लॉक यहाँ पर पहुंच चुका होगा, अब उससे ज़्यादा वो कंप्रेस नहीं कर सकती। ठीक है, यानी इसने बोल ही दिया है ना कि इट गेट्स कंप्रेस्ड बाय 1 मीटर, यानी ये 1 मीटर ही कंप्रेस होगी, यानी अब इसके आगे कंप्रेस ना होने का मतलब कि यहाँ पर ब्लॉक की वेलोसिटी हो चुकी होगी 0। ठीक है, इसने गया, इसको हिट किया, स्प्रिंग कंप्रेस हुई और अब उससे ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकती, यानी उससे ज़्यादा आगे ब्लॉक नहीं जाएगा, यानी ब्लॉक की वेलोसिटी हो चुकी होगी 0। ऑल फोर्सेज में देखें, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग। और कोई फोर्स दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है तो लगा लो। वर्क डन बाय स्प्रिंग, और कोई फोर्स है ही नहीं, कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, इसके अलावा डेल्टा के होता है बच्चे के फाइनल माइनस के इनिशियल। फाइनल जब ये यहां तक गया तो फाइनल इसकी जो वेलोसिटी हो जा रही है, चूंकि अब इसके आगे कंप्रेस नहीं हो सकता, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो के फाइनल को बच्चे आप 0 लिख सकते हैं, माइनस हाफ के इनिशियल। के इनिशियल मतलब हाफ mv स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी है 10, तो 10 स्क्वायर किया, मास इनिशियल है 5, तो मैं मास की जगह 5 पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा बच्चे 500/2 यानी -250। ठीक है, अब ग्रेविटी की बात करें, देखो ग्रेविटी लग रही है ऐसे, ग्रेविटी लग रही है ऐसे, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लग रहा है, नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है ब्लॉक, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, नॉर्मल वर्टिकल लग रहा है, तो दोनों के बीच एंगल 90 है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स तो वैसे ही 0 हो जाएगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर जब भी होंगे तो वर्क डन बाय दैट फोर्स विल बी 0। mg नीचे लग रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, अगेन mg के साथ भी डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, mg वर्टिकल लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी भी हो गया 0। फ्रिक्शन की बात करें तो भैया जब ये यहां से यहां तक जा रहा है, 1 मीटर तो यहां तक ट्रेवल किया, अगेन 1 मीटर स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा तो 1 मीटर और ट्रेवल करेगा, यानी ब्लॉक कितना ट्रेवल कर रहा है, 2 मीटर टोटल ट्रेवल कर रहा है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन बेसिकली हो जाए कितना, अलग से आप निकालें अगर, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फ्रिक्शन। तो देखो यार सिंपल सा दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, फ्रिक्शन उसके अपोजिट लगेगा, और दोनों के बीच साफ साफ मुझे एंगल दिख रहा है कि 180 डिग्री का होगा। ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा है, फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री, यानी वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो भैया cos पाई के साथ ही आएगा, नेगेटिव cos पाई की वैल्यू -1 हो जाएगी ना। फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, यहां से यहां गया 1 मीटर, और 1 मीटर अगेन कंप्रेस भी हुआ, तो 1 + 1 2 मीटर हो जाएगा, और cos पाई की वैल्यू -1 इंटू डी की वैल्यू 2 मीटर। तो यहां से बेसिकली हमें पता चल गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी -2 म्यू जी। ठीक है, -2 म्यू mg, ये आ गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन। उसके बाद वर्क डन बाय स्प्रिंग की बात करें, वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स का होता है भैया -12 डेल्टा यू, -12 डेल्टा यू मतलब u इनिशियल माइनस u फाइनल। अब आप मुझे बताओ इनिशियल, देखो ये बहुत ही अच्छी सी चीज है, u फाइनल डेल्टा यू, डेल्टा -12 डेल्टा यू मतलब u इनिशियल माइनस u फाइनल हो जाएगा। तो u इनिशियल कितना है, इनिशियल स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में थी, तो अगर इनिशियल, और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती कितनी है, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है ना, तो इनिशियल तो अपनी नेचुरल लेंथ में थी, तो नेचुरल लेंथ में अगर होगी तो x की वैल्यू, यानी x क्या हो जाता है कंप्रेशन या एक्सटेंशन, तो इनिशियल अगर ये नेचुरल लेंथ में है तो x की वैल्यू 0 है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाएगी। ये जो पोटेंशियल एनर्जी हम लिखते हैं ना वो स्प्रिंग की ही लिख रहे हैं, ठीक है, कोई और मत समझ लेना, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी ये होती है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। जो भी चीजें यहाँ होती हैं जिस फोर्स का है उसी फोर्स का लिखते हैं बच्चे पोटेंशियल एनर्जी। देखना आप वहां पर ये जो है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी ये स्प्रिंग की ही है, देखना ग्रेविटेशनल मत लिख देना, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। कई बार बच्चे गलती, ऐसी गलती मतलब ब्लंडर है, ये तो गलती नहीं है,
यू इनिशियल हो गया आपका, इनिशियल एक्सटेंशन ना था ना तो कंप्रेशन, तो यू इनिशियल 0 हो गया। फाइनल ये कंप्रेस कितना हुआ 1 मीटर, कंप्रेस कितना हुआ 1 मीटर। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 1 मीटर है क्योंकि 1 कंप्रेस हो रहा है तो 1 का स्क्वायर कर लिया, तो ये 50 हो जाएगा, यानी वर्क डन बाय स्प्रिंग विल बी -50, 0 -50 -50, वर्क डन बाय स्प्रिंग में यहाँ हो जाएगा -50। ये हो गया भैया -250 के बराबर। ये उस साइड जाएगा तो 2 म्यू mg विथ माइनस साइन, और इसको आप उस साइड ले जाओगे तो -200 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। 2 म्यू mg कितना हो जाएगा बच्चे, m है 5 और g की वैल्यू 10 होती है, तो 50 हो गया और ये 200, तो ये 4 हुआ। और यहाँ से आप देखेंगे तो 2 म्यू की वैल्यू 4 के बराबर आई, यानी म्यू की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं बच्चे तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन में आपको मेंस में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक बार इसको ध्यान से देखना, और सिंपल सा यही फार्मूला हर जगह हमारा वर्क कर जाता है अगर हमें चीजें पता है तो। नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। इसमें बोला है कि इनिशियल कंडीशन में ये टेबल पर था, टेबल थी, ये टेबल है ग्रीन कलर की, उस पर एक चेन ऐसे लटक रहा है। फिर हमने यहाँ पर एक फोर्स लगा के इसको धीरे धीरे टेबल पे खींचा, तो फाइनल कंडीशन में ये जो चेन है इस टेबल पर पहुंच गई। ठीक है, बोला है फाइंड वर्क डन बाय फोर्स इन पुलिंग द चेन ऑन द टेबल वेरी स्लोली। वेरी स्लोली का मतलब समझें कि वेरी स्लोली मतलब वेलोसिटी विल बी टेंडिंग टू 0, यानी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 रही होगी और फाइनल वेलोसिटी भी आपको 0 रखना है, क्योंकि बहुत ही स्लोली इसको पुल कर रहा है। तो अगर ऐसी चीज है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी, क्योंकि वेलोसिटी तो है नहीं, ना इनिशियल ना तो फाइनल हुई, तो डेल्टा के तो भैया हो जाएगा हमारा 0। वेरी स्लोली का मतलब कि डेल्टा के हो जाता है 0। ठीक, वेरी स्लोली का क्या मतलब है कि डेल्टा के हो जाएगा आपका 0। आपसे वही पूछा है कि अगर हम इसको धीरे धीरे खींच के यहां तक पहुंचा दें तो वर्क डन बाय दिस फोर्स क्या होगा। आइए देखते हैं। हमें पता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ऑल फोर्सेस में यहाँ क्या क्या, इसको आप जब ऊपर खींच रहे हो तो एक यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो, प्लस ग्रेविटी नीचे लगी रही है, ऐसे ग्रेविटी ऐसे नीचे लगी रही होगी तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया। ठीक है, नॉर्मल क्या होगा, यहाँ तो ऐसे बस स्लिप कर रही है, ठीक है, यहाँ का नॉर्मल तो नहीं होगा, लेकिन जब ये थोड़ी सी ऊपर पहुंच जाएगी तो यहाँ पर तो नॉर्मल होगा ही, तो वर्क डन बाय नॉर्मल हो गया। और डेल्टा के आपका डेल्टा के है ही। ठीक है, अब आप मुझे बताएं वर्क डन बाय फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। और कोई फोर्स आपको दिख रहा है लगता हुआ, मुझे तो नहीं दिख रहा और है भी नहीं। ठीक है, यही फोर्सेस है। अब बताओ देखो यार, नॉर्मल तो ऐसे लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इस चेन का हो रहा है ऐसे। ठीक है, यहां पर जब तक थी तो कोई नॉर्मल नहीं लगेगा, क्योंकि इसको मतलब ऐसे पुश थोड़ी कर रही है, वो तो जब पुश करती है तो नॉर्मल लगता है ना। तो यहाँ पर तो प्रेस करेगी सरफेस को तो सरफेस भी नॉर्मल लगाएगा। नॉर्मल लग रहा है ऐसे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल तो 0 हो गया। फोर्स की बात करें वही कैलकुलेट करना है। वर्क डन बाय ग्रेविटी, डेल्टा के भी 0 ही है क्योंकि बहुत ही स्लोली जा रही है। वर्क डन बाय ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या है बच्चे, ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है, माइनस ऑफ डेल्टा यू, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी भी माइनस ऑफ डेल्टा यू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है दैट इज माइनस डेल्टा यू। तो माइनस डेल्टा यू, कुछ बच्चों को यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखा, तो ये बेसिकली यू इनिशियल माइनस यू फाइनल हो गया। ठीक है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अब आप मुझे बताएं यू इनिशियल और यू फाइनल का जो गैप आएगा दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन। अब मुझे यू इनिशियल बताना है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई रेफरेंस लाइन चाहिए। तो रेफरेंस लाइन बच्चे आप कहीं भी मान सकते हैं। मैंने इसको रेफरेंस लाइन मान लिया, किसको, इसी टेबल को भैया मैंने रेफरेंस लाइन मान लिया। क्या मान लिया इसको, रेफरेंस लाइन। ठीक है, तो देखो सेंटर ऑफ मास अगर आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो थोड़ा सा बता दे रहा हूं, पूरी चेन के मास को हम इसके सेंटर ऑफ मास पे मान सकते हैं, मतलब इतना तो शायद आपको पता होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास आगे पढ़ेंगे तो इसमें छोटा सा यूज है उसका, मेन तो वर्क डन का यूज है, इसलिए क्वेश्चन बता दे रहा हूं। तो देखो इसके जो चेन है लंबी सी मास एम की, तो सारा का सारा मास हम एक पॉइंट पर मान सकते हैं जो बीचों बीच होता है। अगर ये टोटल लेंथ एल है तो इसका सेंटर ऑफ मास L/2 लेंथ पर लाई करेगा। ठीक है,
अगर ये रेफरेंस लाइन है तो रेफरेंस लाइन की अगर कोई चीज़ नीचे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी आप कितना लिखोगे? इनिशियल जो कंडीशन है उस केस में पोटेंशियल एनर्जी होती थी mgh होती है पोटेंशियल एनर्जी, तो मास लिखा mgh, h होता था रेफरेंस लाइन से हाइट, ऊपर लेते थे तो पॉजिटिव, नीचे लोग होते हो नेगेटिव, और कितना नीचे है -L/2, ठीक है, कितना नीचे है, यहाँ पर है मास, टोटल मास यहाँ पर लाई कर रहा है किसी पॉइंट पर। सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर हम पूरे मास को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, तो टोटल मास को मैंने उसके सेंटर ऑफ मास में मान लिया, तो यानी यहाँ पर अगर मास लाई कर रहा है रेफरेंस लाइन से नीचे है तो नेगेटिव ले लेंगे, -mgL/2, डिस्टेंस mgh होती थी तो h की जगह L/2 रखा, नीचे है इसलिए माइनस लगा दिया। फाइनल देखें तो फाइनल तो भैया ये रेफरेंस लाइन पर ही आ गई, फाइनल तो ये रेफरेंस लाइन है और उसी पर पूरी की पूरी चेन लाई कर रही है, तो जब रेफरेंस लाइन पर आ गई तो रेफरेंस लाइन से उसकी हाइट क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होती थी mgh, h होती थी रेफरेंस लाइन से हाइट, तो चूंकि उसी रेफरेंस लाइन पर ही लाई कर रही है तो हाइट तो कुछ हुई नहीं, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, तो इट विल बी -mgL/2 इनिशियल और फाइनल हो गई 0, ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आपकी होगी -mgL/2। तो यहाँ से देखें तो WF वर्क डन बाय ग्रेविटी की जगह -mgL/2 पुट कर दिया इज इक्वल टू 0 हुआ, तो वर्क डन बाय फोर्स विल बी mgL/2, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, तो दिमाग थोड़ा सा मतलब ब्रशअप करो, लगाओ, ठीक है, नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी फ्रिक्वेंटली कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। देखो इसमें दिया था हाउ टू फाइंड फोर्स फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी कभी कभी क्वेश्चन में दे देते हैं और आपसे फोर्स पूछ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैं ऐसे ही एक मतलब बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, सीरियसली मत लेना, बहुत ज़्यादा ट्रिक है। जैसे आपको पता है ना dW होता है F.dr, ठीक है, F.dr होता है dW, ठीक है, सबको पता है। dW अभी हमने देखा था वर्क डन जो होता था, वर्क डन होता था -12 डेल्टा U, ठीक है, तो इसलिए आप -12 डेल्टा U लिख सकते हो, ठीक है। तो F हो गया ये F.dr ही रहा, तो F हो गया -du/dr, ठीक है। भैया जब हम F को इंटीग्रेट करते हैं ना, F को जब इंटीग्रेट करते हैं ना तो हमें U मिलता है, ठीक है, क्या U, और जब इसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, जब देखो F को इंटीग्रेट किए तो U मिला, और फिर F को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो U मिला, और U को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो वही चीज़ अगेन फोर्स मिल जाती है। तो देखो फोर्स को इंटीग्रेट करने पर पोटेंशियल एनर्जी वगैरह मिलती है, फिर जब पोटेंशियल एनर्जी मिली उसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें अगेन फोर्स मिल जाता है, ठीक है। ये जस्ट फॉर मतलब अगर कभी आप भूल जाएं कि F = -du/dr कैसे होता है, तो आप इसके थ्रू याद रख सकते हैं कि वर्क डन ये है, वर्क डन होता था भैया -डेल्टा U, तो -du लिखा और ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये F = -du/dr बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसको हम लिख लेते हैं, F = -du/dr, ठीक है। लेकिन जब यार r तो डिस्प्लेसमेंट है, अब x भी हो, y भी हो, z भी हो, तो उसके लिए अलग अलग करना पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर की गई है। अगर u दिया है एज अ फंक्शन ऑफ x y z, अगर u दिया है एज अ फंक्शन ऑफ r, तो बहुत ही सिंपली हमारा काम चल जाएगा, कैसे, F = -du/dr से, ठीक है। लेकिन x एज अ फंक्शन ऑफ x y z दिया है, तो फोर्स आप ये मानेंगे जहां fx होता है, fx क्या होता है, -du/dr, जैसे वो है ना r डिस्प्लेसमेंट है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, तो ये हुआ fx -du/dx, फिर -∂u/∂y, z की जगह -du/∂z। अच्छा, d और डेल में मैं आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, देखो यार डेल जो होता है ना, डेल ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब ये मत पूछना पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, नहीं पूछ सकते यार, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। पार्शियल डिफरेंशिएशन बच्चे ऐसा होता है कि अगर हम x के रिस्पेक्ट में, जैसे ये डेल लिखा रहे ना, तो तुरंत समझ जाना दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो जो भी y हो, z हो, सब कुछ को कांस्टेंट मानते हुए चलेंगे, ठीक है। तो फिर से सुन लें, अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो u की वैल्यू y z जो भी होगी तो उसको आप कांस्टेंट मानेंगे, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और z को कांस्टेंट मानेंगे, z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और y को कांस्टेंट मानते हुए चल रहे हैं। और ये चीज आप चाहे नोट कर लेना अगर आपको याद ना हो, सिंपल सी चीज है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का यही इतना सब मतलब होता है, ठीक है, कि अगर इफ b differentiate
विथ रिस्पेक्ट टू x y एंड z विल बी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये चीज इसका मतलब होता है। अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें भी आप समझेंगे कैसे। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये मतलब होता है। ये फार्मूला बच्चे आपको याद रखना है। ठीक है, प्यारा सा फार्मूला, बहुत टफ नहीं है, मैंने ट्रिक भी बता ही दिया है। माइनस डी यू बाई डी आर होता है। अब एक्स वाई जेड के साथ करते चले जाओ, याद करना कोई बड़ी बात है नहीं। ट्रिक तो नहीं थी यार, ऐसा मत समझना कोई बड़ी ट्रिक थी। ठीक है, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, आई के साथ, फिर जे के साथ वाई, के साथ जेड। ठीक है, अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। u अगर इतना दिया हो, u अगर इतना दिया हो तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? फार्मूला याद है? फार्मूला याद भी होना चाहिए। फोर्स हमने देखा था भैया, फोर्स होता है माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप। ठीक है, माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप, माइनस डेल यू बाई डेल जेड, डेल यू बाई डेल जेड के कैप। ठीक है, यही फोर्स होता है, सिंपल सा। जब u दिया हो तो फोर्स निकालने के लिए u को हम डिफरेंशिएट करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है ये। तो यहां पर देखिए डेल यू बाई डेल एक्स आप क्या लिखोगे? डेल यू बाई डेल एक्स अगर हम निकालें तो u की जगह बच्चे हमें एक्स वाई जेड रखना पड़ेगा, एक्स वाई जेड। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, प्यार से सुनना। देखो यार, आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये जो y और z है ना, ये कांस्टेंट की तरह हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट को हमें पता है डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेते हैं, तो ये y z हो गया। अब आपके पास बचा डेल डेल x ऑफ x ओनली। तो x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 1 बचेगा, ये हो गया y z। ठीक, तो डेल यू बाई डेल एक्स तो आ गया। इन द सेम मैनर अगर आप डेल डेल एक्स ऑफ, सॉरी अब x का तो कर लिया ना, डेल 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 वाई ऑफ u करें। ठीक है, तो डेल डेल वाई ऑफ एक्स वाई जेड अगेन। अब आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x और z भैया कांस्टेंट हो गए, तो x z तो बाहर आ जाएंगे और ये बचेगा डेल डेल y ऑफ y, ये हो जाएगा 1। तो यहां बचा एक्स जेड। इन द सेम मैनर अगर आप z के लिए करेंगे दोस्तों, तो अगेन z के लिए करेंगे तो क्या बचेगा? एक्स वाई बचेगा, करके देख लीजिएगा, ये आपके ऊपर है। ठीक है, एक्स वाई बाहर चला जाए आएगा, बचेगा अंदर z, वो भी इतना आ जाएगा। तो यहां से बच्चे फोर्स जो आया हमारा, हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ, माइनस कॉमन ले लो चाहे। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया तो ये डेल यू बाई डेल एक्स कितना है? वाई जेड है। ठीक है, तो वाई जेड आई कैप डेल यू ऑफ डेल वाई कितना हो जाएगा? डेल यू बाई डेल वाई कितना हो जाएगा? ये आया है बच्चे हमारा एक्स जेड। तो एक्स जेड लिख लिया जे कैप के साथ, प्लस डेल डेल जेड ऑफ यू, वो कितना आया है? वो एक्स वाई आया है, तो एक्स वाई के कैप लिख लिया। ठीक है, माइनस साइन बाहर ले लिया। तो फोर्स बच्चे आपका इस तरीके से आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सी चीजें होती हैं। इसी तरीके से बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है आपको दे दे कि भैया u है हमारा एक्स स्क्वायर वाई, और आपको बताना है f कितना होगा, ये आपको चलो बताना है। ठीक है, होमवर्क है आपके लिए, करके लाना। ठीक है, नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं हम इक्विलिब्रियम के। इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको होगा ही। इक्विलिब्रियम होता क्या है? किसी चीज को बच्चे हम तब इक्विलिब्रियम में बोलते हैं जब उस पर नेट फोर्स 0 होता है। ठीक है, तो नेट फोर्स अगर 0 हो किसी भी चीज पर तो वो इक्विलिब्रियम में होता है। लेकिन इक्विलिब्रियम भी 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? फोर्स के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं बच्चे, वैसे तो बहुत सारा टेम्परेचर वाला इक्विलिब्रियम होता है, उस सब चीज की, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, वो सब बात नहीं कर रहे हैं हम, फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। हम जो इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, जब नेट फोर्स 0 होता है तो उसको हम इक्विलिब्रियम में बोलते हैं। इक्विलिब्रियम 3 तरीके का हो सकता है, एक तो स्टेबल हो सकता है, अनस्टेबल, न्यूट्रल। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या है? ध्यान से देखें, इसको हमने स्टेबल क्यों बोला, कोई रीजन तो रहा होगा। अगर आप ध्यान से देखें, ये यहाँ पर रखा होगा। ठीक है, जैसे कोई घाटी है या फिर कोई कटोरा है, कुछ भी है, उस टाइप का शेप है। अगर ये बॉल यहाँ पर रखी ही रहेगी। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दूं, यहां तक ला दूं, ठीक है, मैंने इसको डिस्प्लेस किया इस डायरेक्शन में,
तो ये इधर आना चाहिए कि अब भाग जाएगी। तो साफ साफ दिख रहा है। घर में भी अगर इस पे अभी मैं गेंद रखूं, ऐसे यहाँ ले जाऊं, यहाँ लेके छोड़ दूं तो वापस नीचे चली आएगी। तो वही सेम केस हो रहा है कि मैंने इसको डिस्प्लेस किया इस डायरेक्शन में और ये आ रही है नीचे, यानी इस पर रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग गया। ठीक है, यानी ये वापस वहीं आना चाह रही है जहां पर ये पहले थी। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड स्टेबल। ये हमेशा अपनी जगह पर ही रहना चाहती है। अभी मैं इसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दूं x, तो अगेन ये यहाँ आनी चाहिए, यानी इस पर रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे लग जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में बार बार आना चाहे तो दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये भी बच्चे ऐसे रखा है, इस पर भी नेट फोर्स 0 है। ठीक है, ऐसे शांति से रखा होगा, मतलब यहाँ पर रख के मैंने जस्ट छोड़ दिया, ये ऐसे अपनी शांति में है। अब अगर इसके साथ मैंने छेड़छाड़ की, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया इस डायरेक्शन में, जैसे ही इसको मैं यहाँ डिस्प्लेस करूंगा थोड़ा सा, ये यहाँ पहुंचेगा और आपको साफ साफ दिख रहा है ऐसे ढनक जाएगा, इस पर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग जाएगा और इक्विलिब्रियम से बहुत दूर भाग जाएगा। ठीक है, ये वाली पोजीशन को ऐसे हम मेन पोजीशन भी बोलते हैं या फिर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, इसको हम मेन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक, मेन पोजीशन नाम ले लो या इक्विलिब्रियम, एनीथिंग। तो हमने देखा इसको, हमने इसके मेन पोजीशन इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो मेन पोजीशन से बहुत दूर भाग गया, यानी दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अनस्टेबल। यानी इसके पास स्टेबिलिटी नहीं है, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया भाग गया, थोड़ा सा इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया मैंने, अगेन फोर्स ऐसे लग गया और ये भाग गया होगा ऐसे। ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अनस्टेबल, क्योंकि इसके पास स्टेबिलिटी नहीं है, अपनी मेन पोजीशन में नहीं रहना चाहता। ठीक है, भाग गया। इसके बारे में बात करते हैं। ये यहाँ पर ऐसे पड़ा हुआ है, नेट फोर्स 0 है, मैंने इसको यहाँ से फोर्स लगा के यहाँ पर लाके रख दिया। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर लाके रख दिया, फिर यहाँ ये यहीं पड़ा रह जाएगा, ना तो यहाँ जाने की कोशिश करा ओरिजिनल वाली पोजीशन में, ना तो जाने की कोशिश किया, ना तो उससे दूर भागने की कोशिश किया। जहां तक ले गया वहीं पर वो पड़ा रह गया, नई मेन पोजीशन इसको मिल गई यहाँ पे। फिर अगर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके मैं इस डायरेक्शन में लाऊं, जहां यहाँ से उठाया, डिस्प्लेस किया थोड़ा सा फोर्स लगा के, फिर ये ना तो इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, ना तो वापस अपनी जगह जाने की कोशिश करेगा। ये अब इसको भैया नई मेन पोजीशन हर बार मिल जाती है, तो इसीलिए इसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। आई होप डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। फिर बच्चे आगे चलते हैं। अब इसमें कई बार क्वेश्चन आता है, फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ दे देगा, आपसे पूछेगा किस टाइप का इक्विलिब्रियम है। बोला फाइंड द पॉइंट्स वेयर द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, ऑल्सो फाइंड द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। ये एफ वर्सेस एक्स का ग्राफ है। इक्विलिब्रियम पूछा है, कौन कौन से पॉइंट्स पे इक्विलिब्रियम होगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए भैया फोर्स हमारा 0 होना चाहिए। फोर्स क्या होना चाहिए? 0। तो देखो ए पर फोर्स 0 है, नहीं है। फोर्स 0 कहाँ है? यहाँ पर भी फोर्स समथिंग पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है। सी पर फोर्स 0 है, ई पर फोर्स 0 है, डी पर निगेटिव है, एफ पर समथिंग पॉजिटिव है। तो फोर्स 0 केवल और केवल सी और ई है, यानी सी और ई ऐसे पॉइंट्स हैं जो भैया इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब हमें चेक करना है इनका टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम चेक करते हैं, ये देखते हैं कैसे चेक करते हैं। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर अगर जो था, मैं अगर थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता हूँ, थोड़ा सा भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता हूँ, तो मुझे पॉजिटिव फोर्स मिल जाता है। यानी अगर मैंने इस पॉइंट पर ई को चेक कर रहा हूँ, ठीक है, ई पॉइंट्स पर अगर मैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाता हूँ, तो देखो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में गया तो फोर्स क्या हो गया? फोर्स भैया फोर्स भी पॉजिटिव हो गया, सेम ही डायरेक्शन में लग गया। ठीक है, और वही अगर मैं निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाता हूँ तो अगेन फोर्स भी निगेटिव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके का कंडीशन कौन सा था? देखो इस तरह का कंडीशन कौन सा था, अगर हम इस डायरेक्शन में जाते थे तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग जा रहा है। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन थी। तो ऐसी कंडीशन कहाँ पाई जाती है? जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेस करो उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लग जाए। मैंने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, फोर्स भी पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया तो फोर्स भी नेगेटिव हो गया। तो दैट इज व्हाई ये कौन सी टाइप इक्विलिब्रियम हो जाएगी? अनस्टेबल। जिस डायरेक्शन में एक्स उसी डायरेक्शन में फोर्स लग गया, तो इसलिए ये वाला बच्चे अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पर आए, ये भी इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है। इसमें अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन में गए, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, फोर्स क्या मिला? फोर्स मिल गया भैया हमें निगेटिव। इस पॉइंट पर थोड़ा सा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में गए तो फोर्स मिल गया हमें नेगेटिव। और थोड़ा सा अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाते हैं तो फोर्स देखो, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में गए, फोर्स मिल गया पॉजिटिव। तो थोड़ा सा अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो फोर्स मिल जाता है पॉजिटिव। थोड़ा सा देखो इसका मतलब समझो, थोड़ा सा हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में गए तो फोर्स मिल गया नेगेटिव, थोड़ा सा नेगेटिव डायरेक्शन में गए, नेगेटिव डायरेक्शन में
तो फोर्स मिल गया पॉजिटिव। ये कब होता है कि जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेस कर रहे हो उसके अपोजिट फोर्स कब लग जाता है? ये देखो इसमें लगता था, किसमें? इस वाले में। ये इसमें अगर आप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस किए तो फोर्स नेगेटिव लग गया, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस किए तो फोर्स पॉजिटिव लग गया। यानी ये वाली इक्विलिब्रियम कौन सी हो जाएगी बच्चे? ये वाली इक्विलिब्रियम आपकी हो जाएगी स्टेबल। ठीक है, तो इस तरीके से यार दोस्तों सिंपल हम जज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, ये अगर आप वो तीनों डायग्राम याद रखेंगे जो अभी कटोरी वाला दिखाया था तो आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर u वर्सेस x का ग्राफ दिया हो तो कैसे करेंगे? पूछा है u वर्सेस x ग्राफ दे दिया, बोला फाइंड द पॉइंट्स वेयर द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब अगेन हमें पता है फोर्स 0 होना चाहिए। फाइंड द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। कुछ बच्चे d और f बोल दिए होंगे डायरेक्ट। क्या d और f पे इक्विलिब्रियम है? सोचो थोड़ा सा। नहीं, d और f पे नहीं है। फोर्स 0 होना चाहिए, ना कि पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स 0 का मतलब फोर्स होता है माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, अभी बताया था यार। ठीक है, इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स 0 होना चाहिए। फोर्स होता है माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, यू और एक्स में है तो माइनस डेल यू बाई डेल एक्स ही होगा। डेल यू बाई डेल एक्स क्या है बेसिकली? ये है बेसिकली बच्चे स्लोप ऑफ यू एक्स कर्व। ये जो है ये बेसिकली माइनस ऑफ स्लोप ऑफ यू एक्स कर्व। ठीक है, तो जहां पर स्लोप 0 होगा वहां पर डेल यू बाई डेल एक्स 0 होगा, वहीं पर फोर्स 0 होगा, वहीं इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो देखिए स्लोप कहाँ 0 है। स्लोप एक तो भैया इस पॉइंट पर 0 है, साफ साफ दिख रहा है। इस पॉइंट का स्लोप ऐसे होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो यहाँ पर एक स्लोप 0 हो सकता है। ई पॉइंट पर स्लोप 0 हो सकता है और जी पॉइंट पर स्लोप 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये बी और बी ई जी ही आपके बी ई और जी ये तीनों पॉइंट कौन से हैं बच्चे? इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्लोप 0 है, डेल यू बाई डेल एक्स 0 है, यानी फोर्स 0 है, यही इक्विलिब्रियम हो सकता है। अब चेक करते हैं स्टेबल है या अनस्टेबल है। आइए देखते हैं। देखो मैंने थोड़ा सा बॉल को डिस्प्लेस किया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मैंने इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस किया पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो देखो जैसे ही आपने पहले यहाँ पर स्लोप 0 था, यहाँ पर स्लोप 0 था, जैसे ही आपने इसको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया स्लोप भैया हो गया नेगेटिव। स्लोप क्या हो गया? नेगेटिव, यानी डेल यू बाई डेल एक्स हो गया नेगेटिव। तो फोर्स होता है माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। फोर्स क्या होता है? माइनस डेल यू बाई डेल एक्स निगेटिव हुआ, और फोर्स होता है माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स, यानी फोर्स हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि डेल यू बाई डेल एक्स निगेटिव हुआ तो निगेटिव इंटू निगेटिव, तो फोर्स हो गया पॉजिटिव। यानी आपने जब इसको बच्चे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया थोड़ा सा, तो फोर्स भी पॉजिटिव हो गया। ये कब होता है? ये होता है बच्चे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। देखो ये कब होता था कि आप एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया और फोर्स भी पॉजिटिव हो जाए, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता था। ठीक है, तो इसलिए ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? अनस्टेबल। अच्छा एक चीज और बहुत ही सिंपल सा तरीका बता रहा हूं अगर u और x के बीच ग्राफ दिया हो ना, तो कटोरी टाइप से भी आप जज कर सकते हो। ये साफ साफ दिख रहा है कुछ इस तरीके से। यहाँ से बॉल में रिलीज करूंगा इस पॉइंट पर, अगर कोई बॉल, लेकिन u और x वाले में गोल कर सकते हो, f और x वाले में नहीं। यहाँ पर मैं बॉल रखूं, साफ साफ दिख रहा है, बॉल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा तो दूर भाग जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, अगर बॉल अगर यहाँ है मैं ऐसे डिस्प्लेस करूंगा तो वापस आ जाएगा। तो मैं इसको देखकर ही बता सकता हूँ इट विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम, लेकिन प्रूफ भी कर देता हूँ। कैसे? आपने बच्चे थोड़ा सा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, स्लोप हुआ थोड़ा सा, यहाँ स्लोप 0 है, लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाते हैं, इस पॉइंट पर आए थोड़ा सा, तो स्लोप यहाँ पर हो गया पॉजिटिव, डेल यू बाई डेल एक्स हो गया पॉजिटिव। तो फोर्स होता है माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स, तो फोर्स हो जाएगा नेगेटिव। आप गए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, फोर्स लग गया नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। जब आप इस डायरेक्शन में रहो फोर्स लगा अपोजिट, तो कौन सा हो जाता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो ध्यान से, ये वाला था ना स्टेबल, अगर आप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस किए तो फोर्स लग जाता है नेगेटिव, तो वो वाला स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से u और x तो बहुत इजी होता है यार, देख के बता सकते हो, कोई करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसे है, इस टाइप का शेप है तो अनस्टेबल, इस टाइप का शेप है तो स्टेबल। u और x में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, f और x में थोड़ा सा देखना पड़ता है। ठीक है, तो वो भैया बी ई ये वाला क्या हो गया? ये वाला हो गया आपका स्टेबल। ये वाला भी क्या हो जाएगा? सिमिलर इसी के तरीके से है, देख के भी बता सकते हो आप क्या है? अनस्टेबल। इस टाइप का शेप है, गेंद यहाँ रखूंगा ढनक जाएगा, तो अनस्टेबल। बहुत इजी है यार, अगर आप इसको जानते हो तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। पहले बच्चों इतना नोट करें, फिर आगे चलते हैं।
बच्चे आइए अपने लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। अपना लास्ट टॉपिक है पावर। ठीक है, पावर सबको पता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बेसिकली पावर होता है, या फिर रेट ऑफ वर्क डन को भी हम पावर बोलते हैं। यानी जिस रेट से किसी चीज पर वर्क किया जाता है उसी को हम पावर कहते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ वर्क डन इज बेसिकली पावर। हीट ट्रांसफर भी कहीं कहीं यूज किया जाता है, लेकिन हम वर्क पावर एनर्जी में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर रेट ऑफ वर्क डन होता है पावर। इसका बच्चे जो सबको पता है, वर्क अगर स्केलर क्वांटिटी है तो रेट ऑफ वर्क डन ही तो पावर है, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, जूल पर सेकेंड होता है इसका यूनिट। क्यों? क्योंकि साफ साफ पता है कि जूल उसका होता था, जूल का तो जूल अपॉन टाइम ही तो होता है, मतलब वर्क dw बाई dt तो होता है, dw का जूल होगा, dt का सेकेंड होगा, तो जूल पर सेकेंड यूनिट है। उसी को वाट भी बोलते हैं क्योंकि उन्होंने इसकी इन्वेंशन किया था। हॉर्स पावर आता है बच्चे, हॉर्स पावर अक्सर दे देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आई होप ये तो बहुत ही बेसिक चीज है, सब बच्चों को पता होगी। देखो यार, जैसे एवरेज वेलोसिटी होती थी और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी होती थी, उसी तरीके से एवरेज पावर भी होती है और एवरेज पावर भी होती है और इंस्टैंटेनियस पावर भी होती है। जैसे एवरेज वेलोसिटी पढ़ते थे ना और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी पढ़ते थे, किसी एक इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी है उसको इंस्टैंटेनियस बोलते थे, किसी एक बड़े टाइम पीरियड में जो वेलोसिटी आती थी उसको एवरेज वेलोसिटी बोलते थे। उसी तरीके से एवरेज पावर भी होती है, उसी तरीके से एवरेज पावर और इंस्टैंटेनियस पावर भी होती है। एवरेज पावर वहां होता था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो यहाँ पर नेट वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, सिंपल सा होता है फार्मूला कि नेट वर्क डन जितना किया अपॉन टोटल टाइम टेकन इज योर एवरेज पावर। कोई भी ये भी बहुत प्यारा सा फार्मूला है बच्चे। ठीक है, कभी कभी आपको पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे देंगे। ठीक है, पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और आपसे एवरेज पावर पूछ लेंगे। ये जो फार्मूला लिखा हूं ना, किसी भी फंक्शन का एवरेज आपसे पूछे, किसी भी फंक्शन का, तो ft.dt होता है। ये अल्टरनेटिंग करंट में बहुत काम आता है ये फार्मूला। किसी भी फंक्शन का एवरेज पूछे तो ft.dt का इंटीग्रल अपॉन dt का इंटीग्रल। पावर का पूछा तो पावर का। इंस्टैंटेनियस पावर मतलब dw बाई dt, तो dw बाई dt, dw क्या है? रेट ऑफ वर्क डन। dw बाई dt क्या है? रेट ऑफ वर्क डन है। ठीक है, यही इंस्टैंटेनियस पावर होगी। तो dw को बच्चे छोटा सा वर्क डन को f.ds लिख सकते हैं, और ds बाई dt यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन को हम वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो इंस्टैंटेनियस पावर का जो फार्मूला है f.v, ये बहुत फेमस फार्मूला है। ठीक है, ये याद होना चाहिए, नहीं याद होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये फार्मूला आपको भैया याद होना चाहिए। ठीक, इंस्टैंटेनियस पावर इज योर f.v। आइए थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं, फिर पावर के टॉपिक का समापन करते हैं। देखो थोड़ा सा लेक्चर लंबा है, लेकिन हैव अ पेशेंस। देखो, अगर कोई पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया विद वेलोसिटी u एट एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो आपसे पूछा है कि पावर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये है। पावर हमें पता है, पावर होती है, पावर क्या होती है? f.v होती है, f.v। ठीक है, हमें दिखा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर ग्रेविटेशनल फोर्स का पावर पूछा है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स दिखा दो, लग रहा है mg। वेलोसिटी है बच्चे ऐसे u। ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? पावर होता है f.v यानी मॉड ऑफ f मॉड ऑफ वेलोसिटी इनटू cos थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी ऐसे है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर, फोर्स ऐसे है, तो दोनों के बीच का जो एंगल हो गया, फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 ये है प्लस थीटा, तो दोनों के बीच का एंगल देखो ध्यान से, u ऐसे है, mg ऐसे है, तो टोटल एंगल 90 प्लस थीटा हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ये जो थीटा होता है दैट इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, तो यहाँ cos 90 प्लस थीटा पुट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 प्लस थीटा है। तो एफ भी हो जाएगा, फोर्स लग रहा है mg, वेलोसिटी है u, mgu, और cos 90 प्लस थीटा हो जाएगा बच्चे माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा। सिंपल सा। ठीक है, तो यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर जो आपका पावर होगा इंस्टैंटेनियस वो इतना होगा। फिर बोला है पावर, फाइंड द पावर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर देखते हैं, हाईएस्ट पॉइंट ये होता है, यहाँ पर क्या होता है आप सबको पता है, यहाँ पर जो mg होगा ऐसे होगा, और सारी की सारी जो वेलोसिटी होती है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाती है। अगर ये u cos थीटा था पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर, और ये u sin थीटा होगा, ऑब्वियस है।
तो हाईएस्ट पॉइंट पर बच्चे ये वर्टिकल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी 0 हो जाती है, इसके पास केवल बचती है हॉरिजॉन्टल वाली, दैट इज u cos थीटा। ठीक है, तो इस पॉइंट पर अगर आप ये पहला वाला तो हमने फाइंड आउट कर लिया, सेकंड वाले की बात करें तो पी एफ डॉट वी अगेन करो, मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ वी इंटू कॉस थीटा, यही फार्मूला है। थीटा क्या होता है? थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा यार देखो कंफ्यूज मत होना, ये थीटा भी मैंने ले लिया था यहाँ भी, और ये भी थीटा बोल रहा हूँ। थीटा इज बेसिकली ये वाला थीटा है, ये थीटा दूसरा है, और ये थीटा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, और ये वाला थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, जो हमारा जनरल फार्मूला है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर देखें तो वेलोसिटी टोटल ऐसी है, फोर्स ऐसे लग रहा है, फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये टोटल हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पर देखें ध्यान से, तो वेलोसिटी और फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो आप यहाँ पर, हमें पता है इस पॉइंट पर फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इसलिए हमने इसको cos 90 रखा, और ये हो गया बच्चे 0। ठीक है, आज के लिए इतना ही यार। ठीक है, इसी के साथ बच्चे आपका वर्क और एनर्जी का ये टॉपिक कंप्लीट होता है, और जो भी डीपीपी प्रोवाइड की जाए उसको अच्छे से करिएगा। इसके अलावा अगर आप उसको डीपीपी को अच्छे से करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, नहीं बनेंगे तो आपके पास टेक्स्ट सॉल्यूशन है, वीडियो सॉल्यूशन है, मैं तो लाइव डाउट बताता ही हूँ। उसके अलावा टेलीग्राम पे भी आप पूछ सकते हैं। और बच्चे आप जब प्रीवियस ईयर करने बैठेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ, अगर ये आप लेक्चर अच्छे से देखे हैं तो पक्के से 80 to 90% क्वेश्चन आपसे बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। बाय बाय।